अध्याय 790 भयंकर वानर को वश में करना। जैसे ही युआनली का ध्यान भटका, वांग हाओ के दो विशालकाय अजगर जैसे पंजे आपस में बंद हो गए। धमाका टिल्ड। जैसे दो विशाल लोहे के द्वार आपस में टकरा गए हों, युआनली की फैली हुई भुजाएं दो विशाल ढालों में बदल गईं, जो उसके शरीर को बीच में सुरक्षित कर रही थीं। उसने वांग हाओ के हमले को जोरदार तरीके से रोका और मानो उसे कोई चोट नहीं आई हो। वांग हाओ का थप्पड़ 100,000 ड्रैगन की ताकत से कम नहीं था। यहाँ तक कि एक डोमेन लॉर्ड स्तर की इकाई भी इसका सामना नहीं कर सकती। हालांकि युआनली ने इसे आसानी से रोक दिया। बुरा नहीं, मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझ में तुम्हें वश में करने की पर्याप्त शक्ति है, वांग हाओ ने फिर पूछा। युआनली ने दांत पीसते हुए जोर देकर कहा, ये काफ़ी नहीं है युआनली, यह मुझे हराने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मेरी सहनशीलता सीमित है, इसलिए मैं तुम्हें 2 मौके दे रहा हूँ। अगर तुम इन मौकों का सदुपयोग नहीं करोगे तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक विचार के साथ वांग हाओ ने हवा से ही राक्षसी तलवार प्रकट की और फिर अपने मानसिक नियंत्रण में उसे युआनली के सिर की ओर घुमा दिया। तस टिल्ड। उस राक्षसी तलवार ने बिना किसी प्रतिरोध के उसके सिर के ऊपरी हिस्से को भेद दिया, युआनली की खोपड़ी में धंस गई और फिर तेजी से उसके मांस और रक्त का सार सोखना शुरू कर दिया। अचानक युआनली को पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई, मानो उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया हो। वह असीम भय से भर गया था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो रही थी, जिससे मृत्यु का उसका भय और भी बढ़ गया। उस क्षण युआनली को मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। मेरे मन में जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई थीं, वे अचानक मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गईं और मेरे दिल में मौजूद पछतावा, झुंझलाहट और आक्रोश कई गुना बढ़ गए। उस पल युआनली का दिल टूट गया। रुको, अभी रुक जाओ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, कृपया इस शापित तलवार को मुझे निगलने से रोको। पसीने से तरबतर युआनली चिल्लाने लगा और दया की भीख मांगने लगा। ये देखकर वांग हाओ ने तुरंत दानव तलवार वापस खींच ली और भक्षण को रोक दिया। इस समय युआनली के मस्तिष्क और शरीर का आधा हिस्सा सूख चुका था और उसके मांस और रक्त का आधे से अधिक सार दानव तलवार द्वारा निगल लिया गया था, लेकिन उसने अभी तक आत्मा ऊर्जा और उसके मांस और रक्त के शेष आधे सार को निगलना शुरू नहीं किया था। सच कहूं तो वांग हाओ युआनली की बहुत प्रशंसा करता था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अगर वह उसे सफलतापूर्वक भर्ती कर लेता तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक सक्षम लेफ्टिनेंट बन जाता। इसीलिए हम उन्हें बार बार मौके देने को तैयार हैं। बहुत खूब, विरोध मत करो। मैं अभी तुम्हारी आत्मा में एक कठपुतली चिन्ह स्थापित कर दूंगा। अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आत्माहीन कठपुतली में बदल सकता हूं या सीधे तुम्हारा नाश कर सकता हूं। मैं युआनली अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मार डालो या यातना दो, चलो शुरू करते हैं। मैं बस इतना ही निवेदन करता हूं कि हिंसक वानर राजा बनने से पहले मेरी जान बख्श दो। युआनली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी आत्मा ने अपना सारा प्रतिरोध पूरी तरह से त्याग दिया। एक कठपुतली ताबीज जो पहले से ही बन चुका था, काले आध्यात्मिक प्रकाश के गोले में परिवर्तित हो गया और तुरंत युआनली के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। फिर यह तेजी से आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, आत्मा के मूल क्रिस्टल कोर को घेर लिया और पूरी तरह से उसमें विलीन हो गया। कुछ देर बाद युआनली के चेहरे पर एक पल के लिए भाव बदल गया और फिर वांग हाओ द्वारा उसके मन में डाले गए कुछ विचार और अवधारणाएं उभर आईं। इस क्षण से वांग हाओ ही उसका एकमात्र गुरु था जिसकी उसे आज्ञा माननी थी। गुरुजी, युआनली आपके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता है। युआनली एक घुटने पर बैठ गया और वांग हाओ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत बढ़िया, अब जब आपने इस रक्त बादल आत्मा मशरूम का सेवन कर लिया है तो यह आपके खोए हुए मांस और रक्त के सार को पुनः पूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए और शायद आपको तार्कीय स्तर की बाधा को पार करने और डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने में भी सक्षम बना दे। डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मैं हिंसक वानर राजा का सिंहासन हथियाने में आपकी सहायता करूंगा। युआनली का चेहरा उत्साह से भर गया। पुरस्कार के लिए धन्यवाद गुरुजी। युआनली ने ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा को दोनों हाथों में पकड़ा और तुरंत वांग हाओ के सामने उसके टुकड़े तोड़कर उसके मुंह में ठूंस दिए और उन्हें जोर शोर से चबाने लगा। लगभग 3 मिनट बाद आधा मीटर व्यास वाला रक्त बादल लिंगजी युआनली द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया। ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम को खाने के बाद युआनली का आधा खाया हुआ शरीर ठीक होने लगा और उसके शरीर के सारे बाल झड़ने के बाद पलक झपकते ही नए बाल उगाए। यह नया फर जेट गोल्ड रंग का है, पूरी तरह से चमकदार काला है और करीब से देखने पर यह वास्तव में धात्विक चमक के साथ झिलमिलाता है, जिससे एक अनोखी आभा निकलती है। इसके अलावा युआनली के सिर के ऊपर एक तीसरा सींग भी सफलतापूर्वक उगाया। उसकी आभा भी लगातार बढ़ती गई और जल्दी ही अपने मूल स्तर को पार कर गई। मैंने जीवन शक्ति को लगातार मजबूत होते हुए, अपनी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली होते हुए और अपने पूरे शरीर को अनंत शक्ति से भरते हुए महसूस किया।
इस समय युआनली बेहद उत्साहित था, लेकिन तभी उसकी आत्मा के क्रिस्टल कोर में एक दरार दिखाई दी और कठपुतली के चिन्ह ढीले पड़ते हुए प्रतीत हुए। यह इस बात का संकेत है कि यह कठपुतली प्रतीकों से मुक्त होने वाला है। इस क्षण युआनली आंतरिक संघर्ष में उलझने लगा। एक आवाज ने कहा, इस कठपुतली के बंधन से मुक्त हो जाओ और तुम इस मनुष्य के नियंत्रण से मुक्त हो जाओगे। हालांकि उसी समय उसके दिल में एक और आवाज भी गूंजी, विरोध मत करो। ये वफादारी परखने का जाल हो सकता है। अगर मैंने कठपुतली के प्रतीकों से मुक्त होने की कोशिश की तो यह इंसान मुझे मार डालेगा। यह इंसान बेहद ताकतवर है, उस अजीब से छोटे चाकू ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। उसके पास इससे भी कहीं ज्यादा भयानक हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से इस इंसान ने ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम जैसा खजाना आसानी से पैदा किया, उससे साबित होता है कि वही पूर्व वानर राजा का हत्यारा है। जब उसने पूर्व वानर राजा को इतनी आसानी से मार डाला तो अब मुझे मारना उसके लिए कितना आसान होगा। अंत में युआनली ने समझौता कर लिया, अपना घमंडी सिर पूरी तरह से झुका लिया और वांग हाओ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी आंखों में कोई प्रतिरोध नहीं था। वांग हाओ ने इस बदलाव को देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा युआनली, अगर तुमने अभी विरोध करने की कोशिश की होती तो मैं तुम्हें बिना किसी झिझक के मार डालता। हम इंसानों में एक पुरानी कहावत है, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन 3 बार नहीं। या यूं कहें, कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा नहीं होती। मैंने तुम्हें पहले ही 2 मौके दे दिए हैं। अगर तुमने इस बार भी उनका महत्व नहीं समझा तो मैं तुम्हें बिना किसी झिझक के मार डालूंगा। हे गुरुजी, मेरी जान बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युआनली को बहुत राहत मिली और वह पसीने से तरबतर हो गया। सौभाग्य से मैंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वांग हाओ ने युआनली को शांत करने के लिए एक बार फिर पशु वशीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया और साथ ही उसने उसके आत्मा क्रिस्टल कोर में एक आत्मा बीज को पुनः स्थापित कर दिया। वांग हाओ ने इसकी खोज की। इस निर्जन क्षेत्र में सभी जंगली जानवरों की आत्माएं अत्यंत कमजोर होती हैं। यहाँ तक कि एक डोमेन लॉर्ड स्तर की आत्मा द्वारा निर्मित आत्मा क्रिस्टल भी सामान्य ब्रह्मांड में पाए जाने वाले डोमेन लॉर्ड स्तर के आत्मा क्रिस्टल की तुलना में बहुत छोटे और निम्न स्तर के होते हैं। यही कारण है कि वांग हाओ केवल तारकीय स्तर की आत्मा ऊर्जा होने के बावजूद एक डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवर को गुलाम बनाने में सक्षम था। युआनली, तुम्हारा तीसरा सींग अब उग चुका है, इसलिए वानर राजा बनना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अब अपने क्षेत्र में वापस जाओ और नए वानर राजा के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करो। जी स्वामी जी, लेकिन पूर्व हिंसक वानर राजा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है और उसके अवशेष नहीं मिले हैं। अगर मैं जल्दबाजी में सिंहासन हथियाने जाता हूं तो मुझे डर है कि मेरे कई कबीलेवासी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वानर फियर्स ने अपनी चिंता व्यक्त की। वांग हाओ ने शांत भाव से कहा, ये शव हाल ही में मृत हिंसक वानर राजा का कंकाल है। यदि आप इस कंकाल को अपने क्षेत्र में ले जाते हैं तो किसी भी हिंसक वानर वंश के पास कोई बहाना नहीं रहेगा। यदि फिर भी कोई विरोध की आवाज उठती है तो आपकी वर्तमान शक्ति के साथ आप विरोधियों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम हैं। _QRG स्टॉप मोबाइल रीडिंग। युआनली भयंकर वानर राजा की हड्डियों के ढेर को घूर रहा था। उसकी आत्मा बुरी तरह काम रही थी। ये स्पष्ट रूप से हिंसक वानर राजा का कंकाल है। कंकाल के रंग को देखकर लगता है कि मृत्यु का समय 3 घंटे से अधिक नहीं रहा होगा और यही वह समय है जब हिंसक वानर राजा लापता हुआ था। हिंसक वानर राजा के सिर पर लगे 3 सींग इतने स्पष्ट थे और उसके माथे पर बना बड़ा छेद तो और भी चौंकाने वाला था। इस समय युआनली काफी देर तक अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली, उसका गला सूख रहा था। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को देखने के लिए कृपया ***** खोजें। होश में आने के बाद युआनली ने भय से भरे चेहरे के साथ वांग हाओ के सामने झुककर गहरा प्रणाम किया। तुरंत ही वह दृढ़ता से मुड़ा, अपना हाथ हिलाया और उसके आसपास मौजूद हिंसक वानर कबीले के लगभग 20 अधीनस्थ चुपचाप उसके पीछे पीछे अपने कबीले के क्षेत्र में वापस चले गए। युआनली और उसके हिंसक बंदरों का समूह दूर चले जाने के बाद ही वांग हाओ ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर बिखर रही हों और वह एक गिरे हुए पेड़ के तने पर गिर पड़ा। उफ, बाल बाल बच गए। अगर युआनली ने थोड़ी देर और सुस्ती दिखाई होती तो मैं बच नहीं पाता। वांग हाओ राहत महसूस कर रहा था और उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे काले खून की एक बूंद बह निकली। युआनली के साथ युद्ध ने वांग हाओ की आत्मा को पहले ही क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके अलावा 500 गुना गुरुत्वाकर्षण के अधीन लड़ने के दुष्प्रभावों ने वांग हाओ के आंतरिक अंगों पर गहरा प्रभाव डाला था। उसके शरीर साधना क्लोन में कई टुकड़े हो गए थे और वह जमीन में धंसा हुआ था, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने में भी असमर्थ था। उसने बड़ी संख्या में उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें अपने शरीर के क्लोन को दे दीं। खुद कुछ गोलियां खाने के बाद उसने ध्यान लगाना शुरू किया और वहीं पर अपने घावों को ठीक करने लगा। अन्य 2 क्लोन रक्षक के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं।
1 घंटे बाद वांग हाओ के आंतरिक घाव काफी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन शरीर की हड्डियां पूरी तरह से चूर चूर हो गई थीं और थोड़े समय में ठीक होना मुश्किल होगा। हालांकि इस मुश्किल से बाहर निकलना उनके लिए बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। शरीर साधक का क्लोन गड्ढे से बाहर निकलने के बाद वांग हाओ ने उसे एजियो ड्रैगन स्पेस में भेज दिया, जहां उसने साधना करने के लिए जंगली जानवरों के अवशेषों को खाना शुरू कर दिया। ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा ल्यूसिडम ने हिंसक वानर के लगभग अपंग शरीर को पल भर में ठीक कर दिया, जिसका अर्थ है कि इसके औषधीय गुण अत्यंत शक्तिशाली हैं। ये रक्त को पोषण देता है और मांस और रक्त का सार उत्पन्न करता है। यदि मैं अपने शरीर के क्लोन को ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा ल्यूसिडम दूं, तो क्या ये तुरंत उसकी चोटों को ठीक कर देगा? वांग हाओ की आंखें चमक उठीं, इसलिए उसने तुरंत एक ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम निकाला और अपने शरीर के कल्टीवेटर क्लोन को उसे निगलने के लिए कहा। शरीर संवर्धक क्लोन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और 1 मीटर व्यास वाले रक्त बादल लिंगजी को अपने मुंह में ठूंस लिया। उसका खाने का तरीका बेहद भद्दा था, मानो कोई गाय चमेली चबा रही हो। इसी बीच वांग हाओ ने शरीर के साधक क्लोन के शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। कुछ समय बाद दवा का असर दिखने लगा। शरीर साधक क्लोन का रक्त और ऊर्जा उबलने लगी। रक्त प्रवाह की दर अचानक 100 गुना बढ़ गई और उसके शरीर की नसें फूल गईं। उसकी 9,990 झांक की ऊंचाई पल भर में फिर से बढ़कर 10,000 झांक तक पहुंच गई। उसके दांतियान में स्थित ड्रैगन युआन पावर स्टार कोर एक गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया, एक लघु ब्लैक होल में बदल गया और थोड़े ही समय में इसने जबरदस्ती तारा स्तर की सीमा को पार कर लिया। साथ ही पेट के अंदर रक्त बादल लिंगजी के औषधीय प्रभाव लगातार सक्रिय होते रहे, जिससे अंगों और हड्डियों की निरंतर सफाई होती रही और शक्तिशाली औषधीय शक्ति के तहत टूटी हुई हड्डियां ठीक होने लगीं। उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया था, फिर भी वह राख से दोबारा उठ खड़ा हुआ। नई बनी हड्डियां अधिक मजबूत, घनी और मोटी हो जाती हैं और यहाँ तक कि उनकी सतह पर घने हड्डी के पैटर्न भी विकसित हो जाते हैं। ये अस्थि पैटर्न अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं, जो छोटे सुनहरे ड्रैगन की तरह दिखते हैं जो एक दूसरे से सिरे तक जुड़े हुए हैं और पूरे शरीर की हड्डियों में निरंतर प्रवाहित होते हैं, मानो वे जीवित हों। पेरियोस्टियम और टेंडन और हड्डियों के बीच के अंतराल में एक हल्की अनमोल रोशनी बह रही थी, जो वास्तव में चमत्कारिक थी। इसके अलावा शरीर का विकास कर रहे क्लोन की हड्डियां लगातार लंबी होती गईं और उसकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ती गई। जैसे जैसे ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, शरीर के साधक क्लोन ने आश्चर्यजनक रूप से 30,000 झांक की ऊंचाई हासिल कर ली, जो 100,000 मीटर के करीब पहुंच रही थी। ये लगभग 100 किलोमीटर ऊंचा है, जो लगभग एक विशाल उल्कापिंड के व्यास के बराबर है। ये ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा सचमुच शरीर और रक्त के सार के लिए अत्यंत पौष्टिक है। एक ही गैनोडर्मा से मेरे शरीर के क्लोन ने तारकीय स्तर प्राप्त कर लिया और उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ गई। मेरे पास अभी भी 325 ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा हैं। क्यों न मैं अपने क्लोन को कुछ और गैनोडर्मा खिलाकर देखूं कि क्या वह अपने साधना स्तर को और बेहतर कर सकता है। सबसे अच्छा होगा यदि वह एक ही बार में डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंच जाए। एक बार जब वांग हाओ का शारीरिक साधना क्लोन सबसे पहले डोमेन लॉर्ड स्तर को पार कर लेगा, तो उसके पास इस निर्जन क्षेत्र में जीवित रहने के लिए एक तुरुप का पत्ता होगा। जब तक वह उन अमर स्तर के जंगली जानवरों को उकसाता नहीं है, तब तक वांग हाओ व्यावहारिक रूप से पूरे निर्जन क्षेत्र में घूम सकता है। वांग हाओ ने अपने शरीर के साधक क्लोन को एक और ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम दिया और उसे तुरंत इसका सेवन करके इसे परिष्कृत करने का निर्देश दिया। शरीर संवर्धनकर्ता क्लोन द्वारा दूसरे ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम को खाने के बाद उसके शरीर से एक बार फिर जोरदार रक्त ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा, उसकी हड्डियां चटकने और टूटने लगीं और उसकी ऊंचाई नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। 10 मिनट बाद दवा का असर धीरे धीरे कम हो गया। शरीर साधक के क्लोन की ऊंचाई अंततः 40,000 झांक पर स्थिर हो गई। दूसरे ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा ल्यूसिडम के औषधीय प्रभाव आधे हो गए, जिससे मेरी ऊंचाई केवल 10,000 झांक बढ़ी और इसके प्रभाव की अवधि भी आधी हो गई। इसके बाद वांग हाओ ने तीसरा ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा अपने शरीर के क्लोन को खाने के लिए दे दिया। 6 मिनट बाद दवा का असर खत्म हो गया और शरीर के कल्टीवेटर क्लोन की ऊंचाई आखिरकार 45,000 झांक पर स्थिर हो गई। निश्चित रूप से ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा के प्रत्येक अतिरिक्त सेवन के साथ औषधीय प्रभाव अपने पिछले स्तर से आधा होने लगा। इस समय www.zacian.com का बॉडी कल्टीवेशन क्लोन भी स्टेलर लेवल के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुका है और स्टेलर लेवल के शुरुआती चरण के लिए आवश्यक 40,000 झांक की ऊंचाई की बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर चुका है। ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम एक स्टेलर स्तरीय डेसोलेट बीस्ट को सीधे डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये बॉडी कल्टीवेटर के क्लोन को केवल मध्य स्टेलर स्तर तक ही पहुंचने देता है। इससे पता चलता है कि इस गुप्त खजाने का प्रभाव अन्य जीवों की तुलना में डेसोलेट बीस्ट पर कहीं अधिक स्पष्ट है। चूंकि ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम शरीर के साधकों के क्लोन के लिए सहायक है, तो रेड गॉड स्टोन के बारे में क्या? वांग हाओ ने चूहा देवता पत्थर को निकालकर अपने शरीर के क्लोन को उसे खाने के लिए कहा।
हालांकि अंततः उसने पाया कि क्लोन की हड्डियों को और भी कठोर बनाने के अलावा इससे साधना, मांस, सार या अन्य पहलुओं में कोई सहायता नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे चूहा देवता का पत्थर सिर्फ एक साधारण धात्विक खनिज है। इसके धात्विक कणों को अवशोषित करने से शरीर और हड्डियों को मजबूती मिल सकती है। शरीर की खेती के क्लोन प्रयोग को पूरा करने के बाद ये पता चला कि ब्लड क्लाउड लिंगजी और रेड गॉड स्टोन के कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं थे, जिससे वांग हाओ उन्हें आजमाने के लिए बेहद उत्सुक हो गया। चूंकि शरीर के क्लोन साधना स्तर को बढ़ा सकते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भी ब्लड क्लाउड स्पिरिट मशरूम का सेवन करने के बाद तारकीय स्तर तक पहुंच सकता हूं। वांग हाओ ने ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा ल्यूसिडम उठाया, उसका एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। बस एक बार चबाने पर वह मुंह में पिघल गया और उसकी औषधीय शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर पर असर करने लगी। ब्लड क्लाउड लिंगजी के औषधीय गुण सौम्य होते हैं और यह बिना किसी खास प्रयास के शुद्धतम औषधीय शक्ति में परिवर्तित होकर स्वतः ही पूरे शरीर में फैल जाता है। वांग हाओ द्वारा 1.5 मीटर से अधिक व्यास वाले रक्त बादल लिंगजी को निगलने के बाद भी उसे अपने पेट में कोई तृप्ति महसूस नहीं हुई। ब्लड क्लाउड लिंगजी का प्रभाव अभी शुरू ही हुआ था, 3 मिनट बाद इसका प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया। वांग हाओ के रक्त और ऊर्जा में तीव्र प्रवाह शुरू हो गया। उसके दांतियान में स्थित आदिम शक्ति का केंद्र लगातार फैलने लगा। उसका रक्त उसके पूरे शरीर में बेतहाशा दौड़ने लगा और गहरे सुनहरे रंग के अजगर के शल्क अनायास ही उसके पूरे शरीर पर फैल गए और तुरंत ही उसकी त्वचा के हर इंच को ढक लिया। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप्ड अध्याय 792 लालची भेड़ियों का कबीला और धूसर भेड़ियों का कबीला। मोबाइल रीडिंग। दवा का असर आधे घंटे से भी अधिक समय तक रहा। ये शरीर संवर्धन क्लोन की तुलना में 50% अधिक समय तक चला। उसके पूरे शरीर में एक परिवर्तन आया जिससे उसकी रक्षा क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई और उसका वजन बढ़कर 10,000 जिन हो गया। उसके दांतियान के भीतर स्थित आदिम शक्ति का केंद्र लगभग 100 गुना बढ़ गया। दुर्भाग्यवश वांग हाओ का शारीरिक साधना स्तर गृह स्तर के शिखर पर बना रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बाधा को पार करना इतना मुश्किल होगा। मेरे वर्तमान 4 स्टार कोर का आकार शायद एक सामान्य प्रारंभिक स्तर के तार्कीय मानव विशेषज्ञ के आकार से 1000 गुना से भी अधिक बड़ा है, फिर भी मैं तार्कीय स्तर की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। यही बात दिव्य साधना क्षेत्र और आत्मा साधना क्षेत्र पर भी लागू होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों नसों को एक साथ साधना करने के बाद साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में किसी व्यक्ति के साधना स्तर की बाधा को पार करने की कठिनाई सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ जाएगी? वांग हाओ काफी परेशान था। अब आत्मा साधना क्लोन और शरीर साधना क्लोन दोनों ने सफलतापूर्वक तार्कीय स्तर में प्रवेश कर लिया है और दिव्य साधना क्लोन भी तार्कीय स्तर में प्रवेश करने ही वाला है। इसके विपरीत मनुष्य स्वयं साधना के मामले में तार्कीय स्तर तक पहुंचने की दहलीज तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2 और ब्लड क्लाउड गैनोडर्मा ल्यूसिडम का सेवन करने के बाद वांग हाओ पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। अपने शरीर और हड्डियों के लगातार मजबूत होने और अपने दांतियान में आदिम शक्ति के केंद्र के निरंतर विस्तार के बावजूद वह अभी भी तार्कीय स्तर की दहलीज तक नहीं पहुंच सका था। ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हर बार जब आपको लगता है कि आप लगभग शिखर पर पहुंच गए हैं तो आप अंत में ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पाते हैं कि उससे भी ऊपर एक और मंजिल है, और उसे चढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि उससे भी ऊपर एक और मंजिल है। ऐसा लगता है कि इसका कभी अंत नहीं होगा। छोड़ो इसे, चलो जल्द से जल्द अपने तीनों क्लोनों की ताकत बढ़ाने पर ध्यान दें। जहां तक हमारे मुख्य मानव शरीर के क्षेत्र में सुधार की बात है, हम प्रकृति को अपना काम करने दे सकते हैं। ... जब वांग हाओ दोबारा हिंसक वानर कबीले के क्षेत्र में पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में एक असाधारण रूप से भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। हिंसक वानर कबीले के क्षेत्र में पाई जाने वाली असामान्यताओं ने आसपास के अन्य जंगली जानवरों के कबीलों की लालची निगाहों को आकर्षित कर लिया था। लालची भेड़िया कबीला और नीला भेड़िया कबीला, 2 शक्तिशाली पशु कबीले, हिंसक बंदर कबीले के क्षेत्र पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाला उपन्यास देखने के लिए कृपया खोजें। दोनों प्रमुख समूहों की कुल संख्या 1000 से अधिक है, जबकि हिंसक वानर कबीले की संख्या मात्र 200 से कुछ अधिक है, यानी 5 गुना का अंतर। हिंसक वानर कबीले के लिए स्थिति बेहद प्रतिकूल है। युआन ली ने अभी अभी नए वानर राजा का सिंहासन संभाला था और इससे पहले कि वह अपनी गद्दी को ठीक से गर्म कर पाता, पूरा कबीला तुरंत अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर बैठा। युआन ली के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट है। हालांकि वायलेंट एप क्लैन के उग्र स्वभाव को देखते हुए वे कभी भी किसी भी उकसावे से नहीं डरते, युद्ध में मरने से तो बिल्कुल भी नहीं। घने जंगल में जीवित रहना बंज मैदानों में जीवित रहने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। घने जंगल में जंगली जानवरों की आबादी बंज मैदानों की तुलना में अधिक घनी है, जिसका अर्थ है कि भोजन, कृषि संसाधनों और रहने की जगह के लिए इन समूहों के बीच संघर्ष अधिक आम है। लालची भेड़ियों के कबीले का भेड़िया राजा चांदी जैसे घने फर से ढका हुआ है और 20 मीटर से भी अधिक लंबा है। वह अत्यंत ठंडी शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिससे आसपास के पेड़ और फूल क्रिस्टल की तरह साफ बर्फ की मूर्तियों में जम जाते हैं।
युआन ली, लालची भेड़िया कबीले और नीले भेड़िया कबीले के मिल जाने से तुम्हारे हिंसक बंदर कबीले के जीतने की कोई संभावना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर यह इलाका छोड़ दो और वापस सुनसान मैदानों में जाकर आराम करो। एप्ली के चेहरे पर हत्यारा भाव झलक रहा था और वह खून से लथपथ था। उसने अभी अभी अपने कबीले के 5 विश्वासघाती सदस्यों को मार डाला था और उसके शरीर पर लगा खून अभी सूखा भी नहीं था। बकवास, मेरा हिंसक वानर कबीला केवल युद्ध में मरता है, कभी कायरतापूर्ण तरीके से नहीं। या तो तुम मेरे शव को रौंदोगे या मेरे द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। वुल्फ किंग के ठीक सामने कैंगबेई कबीले का वुल्फ किंग था, जिसने वायलेंट एप कबीले के पिछले हिस्से को काट डाला था। उसका शरीर लाल लपटों में घिरा हुआ था और 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे, जिससे पीछे एक विशाल काला बंजर भूभाग रह गया था। भेड़ियों के राजा, इस जिद्दी बंदर से बहस करना बंद करो। पूरे हिंसक वानर कबीले का सफाया कर दो और बात खत्म करो। अगर तुम, भेड़ियों के राजा, पहल करने को तैयार नहीं हो तो हमारा कैंगबेई कबीला अग्रिम पंक्ति में होगा। भेड़ियों के राजा के भाषण समाप्त होते ही उसने 500 भूरे भेड़ियों का नेतृत्व करते हुए हिंसक वानरों के कबीले की ओर धावा बोल दिया। आओ टिल्डर लालची भेड़िए कबीले के पुत्रों, नीले भेड़िए कबीले के साथ मिलकर हम हिंसक बंदर कबीले को नरक में भेज देंगे। लालची भेड़ियों का कबीला भी तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया। अपने से कहीं अधिक संख्या में मौजूद जंगली जानवरों के 2 विशाल समूहों का सामना करते हुए युआन ली की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। उसके शरीर के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में गुरुत्वाकर्षण बढ़कर भयानक 1000 गुना हो गया। इस भयावह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आसपास के पेड़ और खरपतवार इसके भारी भार के नीचे दबकर ढह गए। वे सभी लालची भेड़िए और कांग भेड़िए जिन्होंने अंदर घुसने का साहस किया, भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर दब गए और हिल भी नहीं सके। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। एप्फियस ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग करते हुए और अपने दोनों लोहे के मुखों को लगातार घुमाते हुए तानलांग और कैंगबेई को 100 मीटर के दायरे में उड़ा दिया। जब वान हाओ युद्ध के मैदान में पहुंचा तो हिंसक वानर कबीले का पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका था। हर जगह खून बह रहा था और हिंसक वानर कबीले, लालची भेड़िया कबीले और कांगबेई कबीले के शव चारों ओर बिखरे पड़े थे। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूं। वान हाओ की आवाज अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी और सभी युद्धरत जानवर रुक गए और अपनी निगाहें आवाज के स्रोत की ओर घुमा लीं। वान हाओ की आवाज सुनकर युआन ली अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह गुरुजी, आप आ गए। मेरे वायलेंट एप क्लैन के लिए आशा की किरण जगी है। वान हाओ ने तुरंत युआन ली को संदेश भेजा। युआन ली, सभी हिंसक वानरों को तुरंत दिव्य वृक्ष के खोखले भाग में इकट्ठा करो और उन्हें भूमिगत प्रवेश द्वार से बाहर निकालो। कांगबेई और तानलांग को मेरे भरोसे छोड़ दो। युआन ली ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी, इस बार लालची भेड़िया कबीला और नीला भेड़िया कबीला पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। मैं, युआन ली, अपने कबीले के लोगों का नेतृत्व करने और गुरुजी के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। युआन ली का दृढ़ निश्चय देखकर वान हाओ ने और जिद नहीं की। जब ऐसा है तो चलो खूब मजे करें और सामने दिख रहे हर किसी को मार डालें। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद गुरुजी। युआन ली अपनी अंतिम सांस तक आपकी सेवा करने का भरसक प्रयास करेगा। वान हाओ नामक एक मनुष्य के अचानक प्रकट होने से अन्य 2 पशु राजा सतर्क हो गए। लालची भेड़िया राजा ने हिचकिचाते हुए वान हाओ पर एक भयानक आभा फेंकी। अरे टिल्डर इंसान, तुम इस सुनसान इलाके में कैसे आ गए? क्या तुम स्याही कबीले के वंशज हो? कैंगबेई के राजा की आंखों में भयंकर चमक आ गई और उन्होंने अपना मुंह खोलकर आग का गोला उगला। यह आग का गोला अत्यंत गर्म था और रास्ते में आने वाले सभी बड़े पेड़ पल भर में जलकर राख हो गए। भेड़ियों के राजा, इस इंसान से बहस करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस इसे मार डालो। हम जानवरों और इंसानों के बीच खून का बदला है। लगता है हिंसक बंदरों के कबीले ने पहले ही इस इंसान का साथ दे दिया है और हम जानवरों को पूरी तरह से धोखा दिया है। पलक झपकते ही बेहद ठंडी हवा का एक गोला और झुलसा देने वाली आग का एक गोला एक साथ वान हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। 2 भयंकर ऊर्जा हमलों का सामना करते हुए वान हाओ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी फुर्ती का पूरा इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही 10 कदम दूर दिखाई दिए। 2 हमलों से बचने के बाद वान हाओ ने तुरंत 2 क्लोन बुलाए और साथ ही 5000 उड़ने वाले चाकुओं को नियंत्रित करते हुए उन्हें बिखेर दिया और 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी कांगबेई और तानलांग के माथे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार किया। गोल्डन स्केल फ्लाइंग नाइफ बेहद तेज और धारदार थी। कई कैंगबेई और तानलांग, जिन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था, उड़ते हुए चाकू के वार से तुरंत माथे में छेद हो गए और जमीन पर केवल ठंडी लाशों का ढेर रह गया। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 793 नीली ज्वाला सच्ची अग्नि। वान हाओ के उड़ते हुए चाकुओं ने आसपास के हिरणों और लालची भेड़ियों की बेरहमी से जान ले ली। एक के बाद एक सुनहरे रंग के फेंकने वाले चाकू मानो यमराज से खिलते फूल हों, लगातार चकाचौंध भरी चमक के साथ हवा में फूटते रहते हैं।
महज 10 सांसों में वांग हाओ के उड़ते हुए चाकुओं के हाथों 100 से कम शव नहीं गिरे। भेड़ियों का राजा असहाय होकर देखता रहा जब उसकी प्रजा ठंडी लाशों में बदल गई, और क्रोध में आकर उसने दहाड़ मारी और अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परम शून्य। उसने अपने सामने खड़े 2 खूंखार बंदरों को नीली बर्फ की मूर्तियों में जमा दिया, फिर अचानक अपने पंजे से जोरदार प्रहार किया, जिससे दोनों बर्फ की मूर्तियां चूर चूर हो गईं और नीले बर्फ के क्रिस्टल के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। लालची भेड़िया राजा ने वांग हाओ के प्रति अपनी घृणा को हिंसक वानर कबीले के क्रूर नरसंहार के प्रतिशोध में बदल दिया और फिर दहाड़ते हुए वांग हाओ पर झपटा। मनुष्यों, मर जाओ। उसी समय राजा कांगबेई भी क्रोधित हो गए। वांग हाओ द्वारा मारे गए जंगली जानवरों में से 70% कांगबेई वंश के थे। मात्र 10 पलों में उन्होंने अपने 1/7 अधीनस्थों को खो दिया। अरे, तुम इंसान चींटियों, राख में बदल जाओ। नीले भेड़िए के राजा ने अपना मुंह खोला और लाल आग का एक गोला थूका। आग के इस गोले से इतनी तीव्र गर्मी निकली मानो किसी छोटे तारे के बराबर। इससे पहले कि वे वांग हाओ के करीब भी पहुंच पाते, आसपास का पूरा इलाका मानो आग की लपटों से घिर गया था। उनके चारों ओर की हवा जलने की गंध से भर गई थी और झुलसा देने वाली गर्मी की लहरें उमड़ रही थीं। इस झटके की लहर से आसपास की जमीन पर पड़े शव और पेड़ उड़ गए और चिंगारियों के विस्फोट में बदल गए, जो पल भर में बिना राख का एक भी निशान छोड़े जलकर राख हो गए। दूसरी ओर वांग हाओ पूरी तरह से सुरक्षित था। आश्चर्यजनक रूप से वांग हाओ के शरीर के प्रत्येक रोमछिद्र की सतह पर एक छोटा सा भंवर बन गया, जिसने आसपास के अंतरिक्ष में मौजूद सभी अग्नि तत्वों को उसके शरीर में समाहित कर लिया। ये प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त है। वांग हाओ का पूरा शरीर आग के इस गोले से घिर जाने के बावजूद झुलसा देने वाली लपटों ने न केवल उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो गई। अंततः वांग हाओ द्वारा समाहित किए जाने के बाद वह लौ उसके आंतरिक जगत में एक मंद लौ में परिवर्तित हो गई। ये देखकर वांग हाओ बेहद खुश हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आग की एक दुनिया वास्तव में मेरे शरीर के भीतर स्वतः ही संघनित होने लगी हो? ज्वाला भक्षण प्रतिभा जागृत होने के बाद से वांग हाओ ने पहली बार किसी बाहरी अग्नि बीज का सेवन किया है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरिक जगत में एकत्रित हुई मंद लौ अभी भी अग्नि जगत के मानक से बहुत दूर है। अगर मैं इस राजा कांगबेई को वश में कर लूं और उसे अपने आंतरिक ज्वाला जगत का अभ्यास करने दूं, तो शायद मेरी ज्वाला भक्षण प्रतिभा तेजी से विकसित होगी। वांग हाओ की खुशी 1 सेकंड से भी कम समय तक टिकी। बेहद ठंडी ऊर्जा के एक झटके ने वांग हाओ के पूरे शरीर को घेर लिया। अचानक वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ की एक अथाह खाई में फेंक दिया गया हो। उसके शरीर की हर कोशिका पल भर में जम गई और अत्यधिक ठंड ने लगभग उसकी आत्मा को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। हालांकि जल्द ही आत्मा की ज्वालाएं आत्मा क्षेत्र में भड़क उठीं और पल भर में एक अग्नि तूफान में बदल गईं, जिसने वांग हाओ के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और उसके शरीर की सभी जमी हुई कोशिकाओं को पिघला दिया। क्लिक क्लिक टिल्ड। वांग हाओ की सतह पर जमी बर्फ टूटने लगी। वे पल भर में मुक्त हो गए। ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही घटित हो गई। वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे अचानक उन पर एक नीली ठंडी आभा छा गई हो। उनका शरीर कुछ क्षणों के लिए अकड़ गया, फिर सामान्य हो गया। ये देखकर लालची भेड़िया राजा को विश्वास नहीं हुआ। असंभव, मेरा शून्य मान इतना अधिक है कि तीसरे दर्जे का दानव राजा भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। यह मनुष्य, जिसकी शक्ति केवल दूसरे दर्जे की है, पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह सकता है? बिल्कुल असंभव। लालची भेड़िया राजा ने वांग हाओ पर झपट्टा मारा, अपने नुकीले पंजों और दांतों से अनगिनत भयानक प्रकाश की किरणें बिखेरी और उसकी आकृति तेजी से स्थानिक बाधाओं को तोड़ती हुई आगे बढ़ी। आसपास का पूरा इलाका मानो जम गया हो। लालची भेड़िया राजा के अत्यंत ठंडे साम्राज्य में ब्रह्मांड के नियम भी प्रभावित होते हैं। इस बीच कांगबेई राजा और भी अधिक चालाक था। उसने पहले तानलांग राजा और वांग हाओ के बीच युद्ध का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और फिर अवसर मिलते ही अपनी चाल चलने की तैयारी की। यह इंसान सचमुच मेरी नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि को अवशोषित कर सकता है। यह एक विचित्र अग्नि है जिसे अर्ध दिव्य कलाकृति द्वारा भी परिष्कृत किया जा सकता है। इसे इस मामूली द्वितीय श्रेणी के इंसान ने अवशोषित कर लिया। ये बेहद विचित्र है। इस निर्जन क्षेत्र में जंगली जानवरों के साधना स्तर को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। एक सींग एक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक अतिरिक्त सींग के लिए साधना स्तर एक स्तर बढ़ जाता है। दूसरा स्तर तारा स्तर पर है और तीसरा स्तर डोमेन लॉर्ड स्तर पर है। वांग हाओ ने लालची भेड़िया राजा की तीखी धार का सीधे सामना नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और अपने दिव्य साधक क्लोन को अपने सामने खड़ा किया, जबकि उसने स्वयं राक्षसी तलवार को नियंत्रित करते हुए लालची भेड़िया राजा के पेट पर वार किया। लालची भेड़िया राजा और दिव्य साधक अवतार आमने सामने आते ही अलग हो गए। दिव्य साधक अवतार एक शक्तिशाली रक्षा शक्ति वाला ड्रैगन आत्मा था और उसमें ड्रैगन वंश की वंशानुगत विरासत थी। दोनों के बीच संघर्ष के बाद किसी को भी लाभ नहीं हुआ। जैसे ही वे अलग हुए, लाल रंग की एक किरण ने वुल्फ किंग के पेट को भेद दिया। पास ही स्थित कांगबेई राजा ने यह सब देखा और घबराकर चेतावनी देते हुए चिल्लाया, लालची भेड़िया राजा, सावधान रहो।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसी तलवार पलक झपकते ही वुल्फ किंग के निचले पेट में घुस गई। ब्लड जेड ब्लेड पहले से ही बेहद तेज थी और चूंकि यह वुल्फ किंग के सबसे कमजोर हिस्से में स्थित थी, इसलिए वार होते ही पूरी तलवार वुल्फ किंग के शरीर में समा गई। मेरे शरीर में क्या घुस गया है? लालची भेड़िया राजा चौंक गया और उसके चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है, उसका खून, मांस और जीवन शक्ति तेजी से गायब हो रही है, और उसका पेट एक अदृश्य ब्लैक होल की तरह लग रहा था जो उसके सारे मांस और खून को निगल रहा था। लालची भेड़िया राजा तेजी से मुरझाने लगा, उसके बाल सूखी घास की पत्तियों की तरह झड़ने लगे और कुछ ही सांसों में उसका मांस सिकुड़कर हड्डियों का ढांचा रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं नियमों की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं और मेरी आत्मा को निगला जा रहा है। नहीं, मैं मर नहीं सकता। क्लिक क्लिक टिल्ड। हड्डियों के चूर चूर होने की आवाज गूंजने के बाद लालची भेड़िया राजा की सूखी सफेद हड्डियों का ढेर ही जमीन पर पड़ा रह गया। उसकी आत्मा की अंतिम ऊर्जा दानवी तलवार में समा गई और खून की धुंध में बदल गई, जो फिर से दानवी तलवार के मूठ में समा गई। कितना अच्छा लग रहा है। मेरी आत्मा आखिरकार पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई है। अनगिनत वर्षों की नींद के बाद मैं आखिरकार फिर से दिन का उजाला देख सकता हूँ। हा, बूढ़े तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए वांग हाओ के सामने अपने आध्यात्मिक रूप में प्रकट हुए। एल्डर वू की पहले धुंधली सी छवि अब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई है, मानो वह वांग हाओ के ठीक सामने खड़ा एक वास्तविक व्यक्ति हो। चेहरे का हर एक बाल, आंख के कोने की हर झुर्री, चेहरे का हर रोमच्छेद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उस बूढ़े तांत्रिक की आत्मा बिल्कुल असली व्यक्ति जैसी थी और वह वांग हाओ के सामने शांत भाव से खड़ा था। अपनी आत्मा के सार की मरम्मत होने के बाद एल्डर वू अस्थायी रूप से दानव तलवार के बंधनों से मुक्त हो गए और वांग हाओ के सामने एक आत्मा के क्लोन के रूप में प्रकट हुए। इससे पहले एल्डर वू केवल रक्त की धुंध का उपयोग करके अपना वास्तविक रूप प्रकट कर सकते थे और अपनी उपस्थिति का अनुकरण कर सकते थे, जो एक बहुत बड़ा अंतर था। सबसे स्पष्ट बदलाव यह है कि पहले एल्डर वू केवल दानव तलवार ब्लड लिंगलोंग का उपयोग करके हमला कर सकते थे, लेकिन अब एल्डर वू कुछ आत्मा गुप्त तकनीकों का उपयोग करके हमला कर सकते हैं। उस बूढ़े तांत्रिक के प्रकट होते ही आसपास का पूरा वातावरण अत्यंत भयावह और दुष्टतापूर्ण आभा से भर गया। इस बुरी शक्ति के प्रभाव में आकर आसपास के सभी जंगली जानवरों ने इससे बचने की पहल की। यहाँ तक कि नीले भेड़िए का राजा भी इस बुरी आभा से भयभीत हो गया और उसने दूरी बनाए रखी। _QRG स्टॉप। अध्याय 794 नीला ज्वाला स्वर्ण कमल। मोबाइल रीडिंग। पीछे हटना। संपूर्ण कांगबेई जनजाति पीछे हटेगी। हालात ठीक न देखकर राजा कांगबेई गुस्से से दहाड़ते हुए भागने के लिए मुड़ गए। पास में मौजूद कैंगबेई कबीले के बाकी लोग मुड़कर कैंगबेई राजा को भागने का रास्ता दे दिया। अपने भेड़िया राजा के आदेश के बिना लालची भेड़ियों के कबीले में अराजकता फैल गई, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ये देखकर कि कांगबेई कबीला पूरी तरह से पीछे हट गया है, वे भी दुम दबाकर इधर उधर भाग गए। सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। लालची भेड़िया राजा को हड्डियों के ढेर में बदलते देख कांगबेई राजा की फिर से लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वांग हाओ के उड़ते हुए चाकुओं से उसका कांगबेई कबीला भी भयभीत था। कभी शक्तिशाली माने जाने वाले लालची भेड़िया कबीले और कांगबेई कबीले अब अव्यवस्था में भाग रहे थे। ये देखकर हिंसक वानर कबीले ने जय जयकार किया और नए हिंसक वानर राजा, भयंकर वानर के नेतृत्व में उन्होंने भगोड़ों को बेरहमी से पीटा। मेरे पुत्रों और भाइयों, जवाबी हमले का समय आ गया है। जल्दी से मेरे पीछे आओ और लालची भेड़िया कबीले और कांगबेई कबीले का सफाया कर दो। जो भी मेरे बस्ट ऐप क्लैन को धमकाने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, उसे दंडित किया जाएगा। गर्जना टिल्ड। गर्जना टिल्ड गर्जना। अभी भी गतिशील और हिंसक बंदर नए वानर राजा के आह्वान पर क्रोध से दहाड़ रहे थे। उनका विस्फोटक स्वभाव किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार था। हत्या और रक्तपात का माहौल और भी तीव्र होता गया। उन खूंखार बंदरों की आंखें गहरे लाल रंग की थीं, वे खून से लथपथ थे और उन पर पीली रोशनी छाई हुई थी। वे किसी हत्यारी मशीन की तरह लग रहे थे, जो भागते हुए भेड़ियों के झुंड पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। जमीन हिल उठी और उसकी गड़गड़ाहट की आवाज कई मील दूर तक साफ सुनाई दी। भयंकर बंदरों ने अपनी मुट्ठियों को हथियार के रूप में और अपने विशाल शरीर को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए भेड़ियों के झुंड पर धावा बोल दिया। बेतहाशा अपनी मुट्ठियां घुमाते हुए भेड़ियों को एक अराजक अव्यवस्था में बदल दिया। कुछ लालची भेड़िए जो कुचलकर दूर फेंक दिए गए थे, उनके दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे मौके पर ही मर गए। कुछ शरीर चकनाचूर हो गए थे, अंग इधर उधर उड़ रहे थे और हड्डियां चारों ओर बिखरी हुई थीं। पूरा दृश्य किसी नरक के दृश्य जैसा लग रहा था। 200 खूंखार बंदरों ने उनका पीछा किया और हजारों लालची भेड़ियों और भूरे सियार को चारों दिशाओं में तितर बितर कर दिया। दूसरी ओर वांग हाओ ने तुरंत ही धूर्त कांगबेई राजा पर अपना निशाना साध लिया। युआनली, लड़ते हुए आगे बढ़ो और सबसे अच्छा होगा यदि तुम लालची भेड़िया कबीले को जीत लो और उनके क्षेत्र और खजाने मेरे लिए ले आओ। कांगबेई कबीले को मेरे लिए छोड़ दो। जी हाँ स्वामी।
मैं लालची भेड़ियों के कबीले के क्षेत्र और खजाने पर अवश्य कब्जा करूंगा और लालची भेड़ियों के कबीले को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास करूंगा। एप्फियस ने आत्मा संचार के माध्यम से उत्तर दिया। वांग हाओ की आकृति घने जंगल में पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी मानसिक खोज मजबूती से कैंगबेई वान पर टिकी हुई थी। चूंकि हिंसक वानर कबीले का मुख्य निशाना लालची भेड़िया कबीला था, इसलिए उनका सारा गुस्सा भी नेतृत्वहीन लालची भेड़िया कबीले पर ही निर्देशित था। इससे कैंगबेई कबीले को सफलतापूर्वक भाग निकलने का मौका मिल गया। इसके बावजूद इस बार कैंगबेई कबीले ने कम से कम लगभग 100 सदस्यों को खो दिया। अपने कबीले के इलाके में लौटने के बाद नीले भेड़िए का राजा तुरंत एक पहाड़ी गुफा में गायब हो गया। ये गुफा कैंगबेई जनजाति के क्षेत्र के मध्य में स्थित एक छोटी पथरीली चोटी की पहाड़ी ढलान पर स्थित है। कैंगबेई कबीले का पूरा इलाका इस पत्थर की चोटी के चारों ओर 5 मील के दायरे में फैली एक घाटी से घिरा हुआ है। नीले भेड़िए का ये राजा वाकई चालाक है, जिसने इस घुमावदार और जटिल भूमिगत गुफा प्रणाली को अपना ठिकाना चुना है। हालांकि मेरी समझ के अनुसार इससे 100 गुना अधिक जटिल भूमिगत भूलभुलैया भी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं होगी। वांग हाओ चुपचाप गुफा के प्रवेश द्वार में दाखिल हुआ, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सावधानीपूर्वक कैंगबेई राजा के मार्ग को भांपते हुए, और चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। 5 घंटे बाद नीले भेड़िए का राजा रुक गया। जिस गुफा में अंततः कैंगबेई राजा रुके वह विशाल थी और उसके अंदर का तापमान अत्यंत उच्च था। लावा का एक कुंड लगातार तीव्र ऊष्मा से उबल रहा था और निरंतर आश्चर्यजनक ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा था। इस लावा कुंड के ऊपर 3 फुट चौड़ा नीले पत्थर का एक चबूतरा है और उस चबूतरे पर एक अनमोल कमल उगा हुआ है। इस अनमोल कमल में 9 पंखुड़ियां हैं जो कमल के फूल के समान दिखती हैं। पंखुड़ियां पारदर्शी हल्के सुनहरे रंग की हैं और पंखुड़ियों के बीज कोश क्षेत्र में 39 सुनहरे कमल के बीज उगते हैं। सामान्य कमल के बीजों के विपरीत ये कमल के बीज सुनहरी चिंगारियों जैसे दिखते हैं, या शायद यह एक आत्मा से युक्त सुनहरी लौ है। जैसे ही वांग हाओ की आध्यात्मिक शक्ति सुनहरे कमल के स्पर्श से टकराए, एक भयानक जलती हुई शक्ति ने उसे भस्म कर लिया। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने वांग हाओ को चौंका दिया, जिसने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा वापस ले ली। मेरे प्रिय शिष्य, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह सुनहरा कमल पौराणिक नीली ज्वाला वाला सुनहरा कमल होना चाहिए। कहा जाता है कि यह एक विचित्र और राक्षसी कमल है जो आकाश को जला सकता है। क्या आसमान को जला दो? ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तुम तो बस कुएं के मेढक हो। आसमान को जलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। पौराणिक अराजकता आत्मा की अग्नि तो ब्रह्मांड को भी जला सकती है। लेकिन मैंने तो बस इसके बारे में सुना है, मैंने अपने जीवन में कभी असली नीली ज्वाला वाला सुनहरा कमल नहीं देखा। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि पीढ़ियों के लिए छोड़े गए दुर्लभ खजानों के बारे में कई किंवदंतियां अधिकतर काल्पनिक और अतिरंजित होती हैं, और यह नीली ज्वाला वाला सुनहरा कमल शायद उतना जादुई न हो जितना कि किंवदंतियों में बताया गया है। हालांकि अचानक वांग हाओ को एक प्रेरणा मिली। एज योर फ्लेम गोल्डन लॉर्ड्स, एज योर वुल्फ, ज्वाला शक्ति, क्या ये सब महज एक संयोग हो सकता है? शायद यही एज योर फ्लेम गोल्डन लॉर्ड्स वह गुप्त खजाना है जिसने एज योर वुल्फ कबीले को डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया। वांग हाओ अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरी ओर नीले रंग के भेड़िए के राजा ने लावा कुंड पर स्थित नीले रंग की ज्वाला वाले सुनहरे कमल को देखते हुए अत्यंत लालची निगाहों का प्रदर्शन किया। उसके मुंह में अनियंत्रित रूप से पानी आ रहा था। नीले रंग के भेड़िया राजा के जन्म के कुछ समय बाद ही इस सुनहरे कमल की खोज को 90,000 वर्ष बीत चुके हैं। वह प्रतिदिन इस सुनहरे कमल द्वारा उत्सर्जित ज्वाला तत्वों को अवशोषित करके कैंगबेई का राजा बन गया, जिससे उसका वंश सामान्य कैंगबेई की तुलना में अधिक शुद्ध हो गया और उसमें इस सुनहरे कमल के कुछ दिव्य अग्नि तत्व समाहित हो गए। नीले भेड़िए का ये राजा प्रतिदिन इस सुनहरे कमल के पास साधना करने आता था और पर्याप्त दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित करने के बाद साधना बंद कर देता था। इस सुनहरे कमल में समाहित दिव्य अग्नि इतनी शक्तिशाली है कि डोमेन लॉर्ड स्तर के कैंगबेई राजा भी इसे एक दिन में अधिकतम 5 मिनट से अधिक समय तक ही अवशोषित नहीं कर सकते, अन्यथा वे संतृप्ति के करीब पहुंच जाते हैं। यदि वे इसे लगातार अवशोषित करते हैं तो इससे उनके शरीर को नुकसान होगा और वे दिव्य अग्नि से जल जाएंगे। जैसे ही कैंगबेई राजा लावा गुफा में दाखिल हुआ, वह साधना शुरू करने के लिए इतना उत्सुक हो गया कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि किसी ने उसके क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। वांग हाओ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस तथ्य का फायदा उठाया कि कैंगबेई राजा दिव्य अग्नि का संवर्धन और उपभोग करने में व्यस्त था और उसके पास समय नहीं था, और चुपचाप दानव तलवार को अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधे कैंगबेई राजा के माथे को भेद दिया। अप्रत्याशित रूप से हैरान होकर साधना कर रहे कैंगबेई राजा को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उनके पूरे शरीर की शक्ति समाप्त हो गई और ऐसा लगा जैसे उनका मांस और रक्त तेजी से पिघल रहा हो। नीले भेड़िए के राजा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वह केवल आक्रोश से अपना मुंह खोल सका, दर्द भरी चीख भी नहीं निकाल सका। वह केवल आंखें फाड़कर देखता रह गया, उसकी आंखों में अंतहीन भय और आक्रोश भरा हुआ था। कुछ सांसों के बाद जमीन पर केवल कैंगबेई राजा की सूखी हुई सफेद हड्डियों का ढेर ही बचा था।
वांग हाओ ने हड्डियों को एक तरफ रख दिया और तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए 2 क्लोन बुला लिए। वांग हाओ स्वयं लावा कुंड के किनारे चक्कर लगा रहा था, उसकी निगाहें लावा कुंड पर खिले सुनहरे कमल के फूल पर टिकी हुई थीं। जब आप इसके करीब पहुंचते हैं तभी आपको एहसास होता है कि इस नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल द्वारा उत्सर्जित दिव्य अग्नि तत्व कितना भयानक और डरावना है। वांग हाओ अचंभित था। हर सांस के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन लपटें उसकी नाक की गुहा में घुस रही हों। मेरे शरीर का हर रोम रोम आसपास के वातावरण में व्याप्त दिव्य अग्नि तत्व को महसूस कर सकता था। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 795 दिव्य अग्नि तत्व। मोबाइल रीडिंग। ब्रह्मांड के नियम वास्तव में रहस्यमय और असाधारण हैं। यह अविश्वसनीय है कि इस दुनिया में ऐसे चमत्कारी पौधे उग सकते हैं। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम याद होगा, ताइवान नॉवेल नेटवर्क। हमारे पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है। अपनी पसंद की पुस्तक चुनें। वांग हाओ आह भरे बिना नहीं रह सका। लावा कुंड के किनारे खड़े खड़े ही वांग हाओ के पूरे शरीर ने अपने रोम छिद्रों के माध्यम से दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित कर लिया, जिससे उसके आंतरिक जगत में जागृत ज्वाला और भी प्रबल हो गई। कृपया सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों के लिए खोजें। संभवतः आध्यात्मिक अग्नि की साझा उत्पत्ति के कारण वांग हाओ की कोशिकाओं द्वारा नीले ज्वाला स्वर्ण कमल द्वारा उत्सर्जित दिव्य अग्नि तत्व को अवशोषित करने के बाद उसके आंतरिक जगत में ज्वाला धीरे धीरे आकार लेने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ कि ज्वाला के केंद्र में एक छोटा अग्नि तत्व क्रिस्टल धुंधला सा बन रहा था। इस अग्नि तत्व के क्रिस्टल के भीतर वांग हाओ ने अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति को महसूस किया, जो उसी स्रोत से उत्पन्न हुई थी जिससे नीली ज्वाला वाला स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ था। सामान्य तौर पर केवल तारा स्तर या उससे ऊपर के लोगों में ही ब्रह्मांड के नियमों के संपर्क में आने की क्षमता होती है, और केवल डोमेन लॉर्ड स्तर या उससे ऊपर के लोगों में ही ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता होती है। हालांकि वांग हाओ को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि उसके आंतरिक जगत में ज्वाला के केंद्र से उत्पन्न क्रिस्टल में अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति समाहित है। ये ध्यान देने योग्य है कि वांग हाओ की साधना का स्तर केवल ग्रहीय क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर है। क्या यह आनुवंशिक प्रतिभाओं को जागृत करने का लाभ हो सकता है? क्या इससे ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति को समझना और आत्मसात करना आसान हो जाता है? मैं स्वाभाविक रूप से अग्नि तत्व के अनुकूल हूं और ज्वाला भक्षण प्रतिभा को जागृत कर चुका हूं, इसलिए अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति के प्रति मेरी सहज समझ सामान्य मानव मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। वांग हाओ उत्साह से भर उठा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मेरे पास साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में अग्नि तत्वों को विकसित करने की कहीं अधिक प्रतिभा है, और अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति के बारे में मेरी समझ भी आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। मो लिंग ने कहा कि अगर मेरी भक्षण प्रतिभा को विकसित होना है तो मुझे पहले नश्वर अग्नि को भस्म करके अपने शरीर के भीतर एक ज्वाला जगत का निर्माण करना होगा। ये वह रास्ता है जिस पर आम लोग चलते हैं। मेरा आरंभिक स्तर आम लोगों से कहीं अधिक ऊंचा है। अपनी ज्वाला भस्म करने की क्षमता जागृत होने से पहले ही मेरे शरीर में एक ऐसी विनाशकारी ज्वाला विद्यमान थी जो किसी देवता की ज्वाला के समान थी। अब मेरे शरीर द्वारा नश्वर अग्नि को अवशोषित करके ज्वाला जगत का निर्माण करने से पहले ही इसने नीले ज्वाला स्वर्ण कमल के दिव्य अग्नि तत्वों को स्वतः ही भस्म करना शुरू कर दिया है। शायद मैं अपना खुद का रास्ता बना सकता हूँ, एक ऐसा रास्ता जिस पर पहले कभी कोई नहीं चला हो। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। अगर वह बताए गए चरणों का पालन करे और साधारण आग को अवशोषित करके धीरे धीरे ज्वालाओं का एक विशाल संसार निर्मित करे तो उसे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। मोजिंग सिस्टम से मिले संकेतों के अनुसार सबसे बुनियादी ज्वाला जगत के लिए कम से कम 1 मिलियन मानक अग्नि तत्व इकाइयों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए साधारण अग्नि तत्व के निरंतर अवशोषण के कम से कम 5 से 10 वर्ष लगेंगे। एक मध्यम स्तर की अग्नि दुनिया के लिए कम से कम 100 मिलियन मानक अग्नि तत्व इकाइयों की आवश्यकता होती है, और इसमें कम से कम 500 वर्ष लगेंगे। जब तक वांग हाओ पर्याप्त अग्नि तत्व को अवशोषित करेगा, तब तक भले ही उसकी साधना का स्तर बढ़ जाए और उसकी आयु पर्याप्त हो, वह शायद पहले ही बूढ़ा हो चुका होगा। एक और भी असामान्य उच्च स्तरीय ज्वाला जगत में अग्नि तत्वों को अवशोषित करने की मानक इकाई कम से कम खरबों है। वांग हाओ की अवशोषण गति से भी उसे सफल होने में शायद 10,000 साल लग जाएंगे। उच्च कोटि की ज्वालाओं की दुनिया की तो बात ही छोड़िए, वह तो महज एक दिवास्वप्न है, ऐसी चीज जो पृथ्वीवासियों के लिए उनकी शारीरिक क्षमताओं के साथ कभी संभव नहीं होगी। बेशक ये सारा डेटा मोजिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया साधना मार्गदर्शन है। हालांकि वांग हाओ कभी भी नियमों का पालन नहीं करता, स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना उसकी शैली नहीं है। चूंकि मेरा शरीर स्वयं ही दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित कर सकता है, इसका मतलब है कि मेरी शारीरिक शक्ति अभी तक उस स्तर तक मुश्किल से ही पहुंची है जो नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल द्वारा उत्सर्जित दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। मानव अग्नि तत्वों को आत्मसात करने और एक उन्नत अग्नि जगत के स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1000 वर्ष लगेंगे। यहाँ तक कि यदि एक उन्नत अग्नि जगत आध्यात्मिक अग्नि के स्रोत में विकसित हो जाए और फिर दिव्य अग्नि को ग्रहण कर ले, तब भी उसे परिष्कृत और आत्मसात करने में लंबा समय लगेगा।
इस तरह मेरे अग्नि जगत को दिव्य अग्नि तत्वों को संघनित करने और अग्नि तत्व नियमों की शक्ति का अनुकरण करने में कम से कम कई हजार वर्ष लगेंगे। लेकिन अब हमारे सामने एक शॉर्टकट मौजूद है। जब तक मैं इस नीली ज्वाला स्वर्ण कमल को आत्मसात और परिष्कृत करता रहूंगा, मेरे शरीर के भीतर ज्वाला जगत का प्रारंभिक रूप आकार ले सकता है। इसके अलावा नीली ज्वाला स्वर्ण कमल द्वारा उत्सर्जित नीली ज्वाला सच्ची अग्नि एक वास्तविक दिव्य अग्नि है, जो मेरी आत्मा के भीतर मौजूद विनाश ज्वाला से भी उच्च स्तर की है। यदि मैं नीले ज्वाला स्वर्ण कमल से अवशोषित दिव्य अग्नि तत्वों का उपयोग करके एक ज्वाला जगत का निर्माण कर सकता हूं, तो मेरा ज्वाला जगत कम से कम एक उच्च स्तरीय ज्वाला जगत होगा और संभवतः एक पौराणिक शीर्ष स्तरीय ज्वाला जगत भी हो सकता है। एक उच्च स्तरीय अग्नि जगत उच्च स्तरीय अग्नि तत्व नियमों को जन्म दे सकता है, जबकि एक शीर्ष स्तरीय अग्नि जगत शीर्ष स्तरीय अग्नि तत्व नियमों को जन्म दे सकता है। आंतरिक जगत का प्रारंभिक रूप केवल डोमेन लॉर्ड स्तर का ही बना सकता है, लेकिन वान हाओ ने आंतरिक नियमों के जगत का प्रारंभिक रूप बनाने की तैयारी तब शुरू कर दी थी जब वह अभी तक तार्कीय स्तर पर नहीं था, बल्कि केवल ग्रहीय स्तर के 9वें स्तर के शिखर पर था। ये कहना जरूरी है कि वान हाओ की साधना प्रतिभा कुछ मायनों में कुछ शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों से कम नहीं है। बेशक उन शीर्ष स्तरीय ब्रह्मांडीय जातियों की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली जातियां जन्म से ही ग्रह स्तरीय शक्ति के साथ पैदा होती हैं। उन्हें साधना की आवश्यकता नहीं होती, वयस्क होने पर ही उनमें कम से कम डोमेन लॉर्ड स्तर की शक्ति आ जाती है और अमरत्व प्राप्त करना उनके लिए कठिन नहीं होता। उन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों की तुलना में वान हाओ की प्रतिभा केवल औसत दर्जे की है। जैसे ही वान हाओ के मन में यह विचार आया, मो लिंग ने तुरंत इसकी आलोचना की। वान हाओ, तुम बहुत भोले, मूर्ख और अहंकारी हो। मोजिंग प्रणाली द्वारा प्रदान किया गया साधना मार्गदर्शन सबसे शक्तिशाली मो वंश तकनीक और अनगिनत पूर्वजों के संचित साधना अनुभव से प्राप्त सर्वोत्तम समाधान है। तुमने इस अच्छे समाधान को नज़रअंदाज कर दिया और बिना किसी मार्गदर्शन के अंधाधुंध साधना करके अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम्हारा व्यवहार सरासर मूर्खतापूर्ण है। मोलिंग बेहद क्रोधित थी, वह वान हाओ के अहंकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुमने अभी तक अपने आंतरिक अग्नि जगत का प्रारंभिक रूप भी विकसित नहीं किया है और तुम सीधे दिव्य अग्नि तत्वों को निगलना चाहते हो। ऐसा व्यवहार तो सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना है। स्याही कुल का सबसे उन्मादी साधक भी तुम्हारे जैसी पागलपन भरी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम जानते हो कि एक बार दिव्य अग्नि तत्वों द्वारा निगल लिए जाने पर तुम्हारी आत्मा भी नहीं बच पाएगी। दिव्य अग्नि तत्वों को निगलने की प्रक्रिया में जरा सी भी गलती करने पर न केवल तुम्हारा शरीर दिव्य अग्नि तत्वों द्वारा निगल लिया जाएगा, बल्कि तुम्हारी परछाई और आत्मा के बचने का भी कोई मौका नहीं रहेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तथाकथित दिव्य अग्नि एक उच्च कोटि की विलक्षण अग्नि है जिसमें ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति समाहित है। यह एक ऐसी दिव्य अग्नि है जो ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति को भी जलाकर राख कर सकती है। अमर शक्ति वाले भी इतनी आसानी से जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते। तुम सरासर अहंकारी हो। तुम सचमुच कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो जो अमर शक्ति वाले भी करने की हिम्मत नहीं करते। वान हाओ ने मो लिंग की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उससे समझा कि दिव्य अग्नि तत्वों का सेवन करके साधना करने का खतरा अत्यंत अधिक था। हालांकि वान हाओ के अदम्य साहस और साहसिक स्वभाव ने उन्हें एक बार फिर दृढ़ता से उस रास्ते को चुनने के लिए प्रेरित किया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। मो लिंग, तुम बिल्कुल सही हो, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। साधना एक निजी मामला है और मुझे अपने लिए चुनाव करने का अधिकार है। मो वंश वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उनका नाश हो गया। इसका कारण शायद नियमों का पालन करने की उनकी प्रवृत्ति और अपरिवर्तनीय दिनचर्या के प्रति उनकी पसंद हो सकती है। लेकिन मैं, वान हाओ, इन कबीले का सदस्य नहीं हूं। मैं एक पृथ्वीवासी हूं। मेरी रगों में मानव जाति का रग बहता है। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 796, अपना रास्ता खुद तय करना। हम पृथ्वीवासी योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करते हैं। जब से मैंने मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखा है, तब से मैंने, वान हाओ ने, हमेशा अपने दिल की सुनी है और कभी भी किसी तय रास्ते पर नहीं चला हूं। किताबों में लिखी हर बात पर विश्वास करना किताबें न होने से भी बदतर है। अगर मैं, वान हाओ, अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर कदम दर कदम चलता, तो शायद आज भी मैं, वान हाओ, धरती पर एक गुमनाम व्यक्ति ही होता। ... ये पुस्तक सर्वप्रथम वेबसाइट का नाम संभवतः ताइवानी उपन्यास खोज साइट पर प्रकाशित हुई है, जो आपको त्रुटिरहित और अव्यवस्थित अध्यायों के साथ एक संपूर्ण पठन अनुभव प्रदान करती है। वान हाओ के शब्दों ने मो लिंग को अवाक कर दिया। हालांकि मो कबीले के एक वफादार रक्षक के रूप में मो लिंग कभी भी वान हाओ के विचारों से सहमत नहीं थी। वान हाओ, मैंने तुमसे इतनी घमंडी होने की उम्मीद कभी नहीं की थी। ब्रह्मांड इतना विशाल है और इसमें असाधारण प्रतिभा वाले अनगिनत लोग हैं। मेरे मो कबीले के प्रतिभाशाली लोग पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि मो कबीले के कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी हमेशा मो कबीले के नियमों का पालन करते आए हैं। तुम, एक दूर के ग्रह के निवासी, इतने घमंडी कैसे हो सकते हो?
वांग हाओ ने मो लिंग पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। दोनों के विचार अलग अलग थे और फिलहाल कोई बेहतर समाधान नहीं था, इसलिए उनके बीच दूरी बनाए रखना ही एकमात्र विकल्प था। मो लिंग गुस्से से आग बबूला हो गई और अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए। वांग हाओ द्वारा जबरदस्ती मो जिंग सिस्टम इंटरफेस बंद करने के बाद मो लिंग केवल काले मनके के अंदर बैठकर रूठती रही। वह नीच वांग हाओ कितना अभिमानी, घमंडी और खुद को सही समझने वाला है। उसने तो सबसे शक्तिशाली मो जिंग सिस्टम द्वारा दी गई साधना योजना का पालन करने से ही इनकार कर दिया। वह मुझे पागल कर रहा है। मॉक्सिंग सिस्टम इंटरफेस को बंद करने के बाद वांग हाओ को काफ़ी शांति महसूस हुई। मो लिंग के कड़े प्रतिरोध के बिल्कुल विपरीत एल्डर वू ने वांग हाओ की जमकर प्रशंसा की। हे मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हारी साधना योजना वाकई बहुत ही अनोखी है, लेकिन मुझे ये पसंद आए। तुम सही कह रहे हो, साधना में स्वाभाविक रूप से स्वर्ग को चुनौती देना शामिल है। यदि सब कुछ चरणबद्ध तरीके से किया जाए तो इसे स्वर्ग को चुनौती देना कैसे कहा जा सकता है। हम साधक स्वभाव से स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं और अपने दिल की सुन सकते हैं। मुझे दिव्य अग्नि तत्वों को ग्रहण करने की आपकी साधना योजना में काफ़ी रुचि है। हमारे रक्त चुड़ैल कबीले का रक्त वंशों पर शोध और साधना पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है और आनुवंशिक प्रतिभाओं पर हमारा शोध भी काफ़ी गहन है। हालांकि मेरे ब्लड विच कबीले के अनुसार वंश को मजबूत करना और अपनी शक्ति को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। आनुवंशिक प्रतिभाओं को निखारना और इस तरह की चीज़ें तो बस गौण मार्ग हैं, इसलिए मैं आपको कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकती। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको सलाह देती हूं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें और अपनी साधना का मुख्य ध्यान अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित करें। आपकी साधना बहुत अधिक और जटिल है। आखिर मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है। मुझे आशा है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। वांग हाओ ने एल्डर वू के शब्दों से पूरी तरह सहमति जताई। याद दिलाने के लिए धन्यवाद शिक्षक जी, मैं ध्यान दूंगा। बुद्धिमान लोगों के बीच संवाद का एक लाभ यह है कि वे बिना ज़्यादा बोले सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। कभी कभी वे बातचीत के बीच में ही या सिर्फ एक नज़र या शारीरिक हाव भाव से भी एक दूसरे के इरादे समझ जाते हैं। वांग हाओ ने नीली ज्वाला वाले स्वर्ण कमल द्वारा उत्सर्जित दिव्य अग्नि तत्व को अवशोषित करने का प्रयास शुरू कर दिया। इंकस्टार सिस्टम अग्नि तत्वों को भस्म करने के लिए विभिन्न गुप्त तकनीकें प्रदान करता है, जिनमें से स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करना तकनीक सबसे उपयुक्त है। ये गुप्त तकनीक सीखना बहुत आसान है। वांग हाओ ने इसे केवल एक बार पढ़कर ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक के प्रारंभिक चरणों का पालन करते हुए वांग हाओ द्वारा अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित करने के बाद उनके मुंह में एक छोटा सा भंवर बन गया जो उनके आंतरिक जगत से जुड़ा हुआ था। वांग हाओ के मुंह में मौजूद भंवर ने चारों ओर मौजूद दिव्य अग्नि तत्वों को अपनी ओर खींच लिया और अंततः वे भंवर के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गए। एक बार जब इस गुप्त तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी का भक्षण का उपयोग किया जाता है तो यह आसपास के दिव्य अग्नि तत्वों को जिस गति से भस्म करती है वह उन्हें स्वतः अवशोषित करने की गति से हजारों गुना अधिक तेज होती है। पलक झपकते ही वांग हाओ का आंतरिक जगत अत्यंत सघन दिव्य अग्नि तत्वों से भर गया। वांग हाओ को अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, मानो उसके शरीर की सभी कोशिकाएं प्रचंड आग से झुलस रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर पिघल रहा हो। ये लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वांग हाओ के पास खाने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद वांग हाओ ने एक ही सांस में अपने शरीर की अवशोषित करने की क्षमता की सीमा तक दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित कर लिया। भक्षण रोकने के बाद वांग हाओ ने तुरंत उन दिव्य अग्नि तत्वों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने अभी अभी अवशोषित किया था। मानसिक एकाग्रता के माध्यम से अपने शरीर के भीतर की ज्वाला से संवाद करने की प्रक्रिया, आसपास के भस्म हो चुके दिव्य अग्नि तत्वों को ज्वाला के केंद्र की ओर निर्देशित करना अत्यंत कठिन है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो दिव्य अग्नि तत्व को विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सौभाग्यवश वांग हाओ की मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ी। शायद वांग हाओ अग्नि तत्व के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल थे, इसलिए पूरी प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के आगे बढ़ी और सभी चरण और प्रक्रियाएं बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुईं। और इस तरह दिव्य अग्नि तत्वों की हल्की हल्की किरणें धीरे धीरे लपटों की ओर बढ़ने लगीं, पहले निष्क्रिय अवस्था में और फिर धीरे धीरे सक्रिय हो गईं, जैसे पतंगे आग की ओर आकर्षित होते हैं, एक के बाद एक सक्रिय रूप से आग की ओर दौड़ते हुए। पर्याप्त मात्रा में दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित करने के बाद लौ और भी अधिक तीव्र होने लगी, जिससे अवशोषण शक्ति में लगातार वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे ज्वालाओं ने अग्नि का एक भंवर बना लिया जो सक्रिय रूप से अपने भीतर के संसार से दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में वांग हाओ को लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। व्यक्ति के आंतरिक जगत में मौजूद दिव्य अग्नि तत्व को परिष्कृत करने में लगभग 5 घंटे का समय लगा। ज्वाला के भंवर को बनते देख वांग हाओ उत्साह से भर गया। लगता है मेरा चुनाव सही था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि सांस भर में समाहित दिव्य अग्नि तत्व पूरी तरह से परिष्कृत होने के बाद मेरे नवजात ज्वाला जगत का बीज बो देगा। इसने मुझे लगभग 1 साल बचा लिया। लगता है मेरा शरीर विशेष है और मेरा आंतरिक स्थान अपेक्षाकृत स्थिर है, इसलिए ज्वाला भंवर का निर्माण एक स्वाभाविक परिणाम है। वांग हाओ ने आगे बढ़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक का प्रयोग जारी रखा। इस बार वांग हाओ को अपने शरीर को पूरी तरह से संतृप्त करने में पूरे 5 सांसें लग गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वाला जगत के नवजात बीज के बनने के बाद आंतरिक जगत में समाहित दिव्य अग्नि तत्व की मात्रा भी बढ़ जाएगी। 2 घंटे और शुद्धिकरण के बाद पूरी तरह से अवशोषित दिव्य अग्नि तत्व को ग्रहण करने के बाद ज्वाला का भंवर बढ़ता ही गया और लगभग 1 मीटर तक फैल गया। यह अपने मूल आकार से 10 गुना बड़ा था और इस तरह वांग हाओ चींटियों की तरह चीजों को हिलाता रहा, धीरे धीरे उन दिव्य अग्नि तत्वों को परिष्कृत करता रहा जिन्हें उसने ग्रहण किया था। 1 माह बाद वांग हाओ के शरीर के भीतर ज्वाला का भंवर 1 किलोमीटर व्यास तक पहुंच गया। ज्वाला के भंवर के केंद्र में स्थित लाल क्रिस्टल कोर तिल के बीज के आकार का हो गया है। निम्न स्तरीय ज्वाला जगत का प्रोटोटाइप आमतौर पर केवल 1 किलोमीटर व्यास का होता है, लेकिन मेरा ज्वाला जगत अभी तक पूर्ण भी नहीं हुआ है और ज्वाला भंवर ही 1 किलोमीटर से अधिक व्यास का है, जो दर्शाता है कि मेरे द्वारा संघनित ज्वाला जगत में अपार क्षमता है। वांग हाओ अपनी इस खोज से बेहद रोमांचित थे। ऐसा लगता है कि इस रास्ते को चुनना, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं अपनाया था, सही निर्णय था। वांग हाओ की निगाहें दृढ़ थीं और उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। जब उसे भूख लगती तो वह अपने नीले ड्रैगन रिंग में संग्रहित भोजन खाता, जब उसे नींद आती तो वह थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेट जाता और बाकी समय वह दैवीय अग्नि तत्वों को ग्रहण और अवशोषित करने में लगा रहता। विक स्टॉप इकट्ठा करें। अध्याय 797 नीली ज्वाला और स्वर्ण कमल को ग्रहण करना। 3 महीने बाद वांग हाओ के आंतरिक जगत में ज्वाला के भंवर का व्यास 100,000 मीटर तक पहुंच गया। ऐसा लगता है कि यह अभी भी सीमा नहीं है। जैसे जैसे वांग हाओ साधना करता रहा, उसके द्वारा ग्रहण किए गए दिव्य अग्नि तत्व धीरे धीरे संचित होते गए और ज्वाला भंवर का व्यास आश्चर्यजनक गति से बढ़ता गया। इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नोवेल नेटवर्क, जो बेहद सुविधाजनक है। इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। पहले तो यह 1 मीटर करके बढ़ता था, फिर एक बार में 100 मीटर करके और बाद में एक बार में कई हजार मीटर करके बढ़ता था। जैसे ही वांग हाओ ने दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित किया, उसके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हुए, जिससे उसकी आंतरिक दुनिया एक साथ और भी अधिक दिव्य अग्नि तत्वों को समाहित करने में सक्षम हो गई। 6 महीने बाद वांग हाओ की आंतरिक दुनिया में ज्वाला के भंवर का व्यास आखिरकार 10 लाख मीटर के आंकड़े को पार कर गया है। अग्नि तत्व के क्रिस्टल कोर का आकार भी अंडे के आकार तक पहुंच गया है। इस समय वांग हाओ को स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि ज्वाला जगत का नवजात रूप अपनी सीमा तक पहुंचने वाला है और ज्वाला भंवर अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इस बार वांग हाओ को स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक का उपयोग करने के बाद संतृप्ति तक पहुंचने में 3 दिन और 3 रातें लगीं और इसे परिष्कृत करने में भी लगभग 2 दिन लगे। उसके शरीर के भीतर ज्वाला के भंवर का व्यास 1.03 मिलियन मीटर से अधिक हो गया है। ये लगभग वह सीमा थी जिसे वांग हाओ की आंतरिक दुनिया सहन कर सकती थी। जैसे ही यह सीमा टूटी, वांग हाओ ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक दुनिया में ज्वालाओं का विशाल भंवर दहने लगा और केंद्र की ओर सिकुड़ने लगा। केंद्र में स्थित अंडे के आकार के अग्नि तत्व क्रिस्टल कोर ने सभी अग्नि तत्वों को पल भर में निगल लिया। क्लिक टिल द क्लिक। फिर अंडे के छिलके के टूटने जैसी आवाजें एक के बाद एक गूंज उठीं और लगभग आधे साल से पोषित अग्नि तत्व का क्रिस्टल कोर चकनाचूर हो गया। क्रिस्टल के केंद्र से अग्नि तत्व की ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ। ठीक बिग बैंग की तरह सभी पदार्थ एक अत्यंत छोटे विलक्षण बिंदु से विस्फोटित हुए और फैलते रहे, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अंडे के आकार के अग्नि तत्व वाले क्रिस्टल कोर के विस्फोट के बाद भयानक अग्नि तत्व की ऊर्जा तेजी से फैल गई और पल भर में पूरे आंतरिक जगत को भर दिया। पल भर में संपूर्ण आंतरिक जगत ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी तारे के अंदर हो और भयानक उच्च तापमान ने तुरंत पूरे आंतरिक जगत को व्याप्त कर लिया। विस्फोटित अग्नि तत्व क्रिस्टल के केंद्र में एक प्रचंड तारा कोर का जन्म हुआ, जिसने एक भयानक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न किया जिसने संपूर्ण आंतरिक जगत में व्याप्त सभी अग्नि तत्वों को उस तारा कोर के आसपास खींच लिया। जल्द ही उस तारे के केंद्र की सतह पर अग्नि तत्व से घिरा एक ग्रह बन गया। ये ग्रह एक तारे जैसा दिखता है, लेकिन वास्तविक तारे से बहुत छोटा है। यह ज्यादा से ज्यादा एक लघु तारा है। इसी क्षण से वांग हाओ के शरीर के भीतर ज्वाला जगत का प्रारंभिक गठन भी शुरू होता है। फ्लेम वर्ल्ड का प्रोटोटाइप आखिरकार आकार ले चुका है। जैसा कि उम्मीद थी, मैंने जो रास्ता खुद बनाया है वह कारगर साबित हुआ है और पुराने पारंपरिक रास्ते की तुलना में ये निस्संदेह एक शॉर्टकट है। सामान्यतः प्राथमिक ज्वाला जगत का व्यास केवल 1000 मीटर होता है, उच्च स्तरीय ज्वाला जगत का व्यास केवल 1 लाख मीटर होता है और शीर्ष स्तरीय ज्वाला जगत की सीमा 1 मिलियन मीटर होती है। और ये तो मेरे ज्वाला जगत का मात्र प्रारंभिक रूप है, फिर भी ये पहले ही 10 लाख मीटर से अधिक लंबा है।
ये तो शीर्ष स्तरीय ज्वाला जगत के लिए न्यूनतम सीमा तक पहुंच चुका है। ये ध्यान देने योग्य है कि नवजात ज्वाला जगत में अभी भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। कम से कम साधना या विभिन्न संयोगवश होने वाली घटनाओं और औषधियों के माध्यम से ज्वाला जगत को सैकड़ों या हजारों गुना तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे भविष्य में अग्नि तत्व के नियम आकार लेंगे, ज्वाला जगत और भी अधिक पूर्ण हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओ की ज्वाला दुनिया की क्षमता एक सामान्य शीर्ष स्तरीय ज्वाला दुनिया की क्षमता से कहीं अधिक है। सर्वोच्च स्तर के अग्निलोक से परे केवल पौराणिक ईश्वर स्तरीय अग्निलोक ही है। मो वंश के दस्तावेजों और ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज है कि इतिहास में केवल कुछ ही प्रतिभाशाली व्यक्ति ईश्वर स्तरीय आंतरिक जगत की प्रारंभिक अवस्था तक पहुंच पाए हैं। दसियों हजार की आबादी वाले मो वंश के संपूर्ण इतिहास में केवल 100 लोग ही इस स्तर को प्राप्त कर पाए हैं। अब जबकि मेरे शरीर के भीतर नवजात ज्वाला जगत ने आकार ले लिया है, अब समय आ गया है कि मैं नीले ज्वाला स्वर्ण कमल को एकत्र करूं। मेरे आंतरिक ज्वाला जगत का प्रारंभिक स्वरूप बन चुका है, जिसका अर्थ है कि मेरा आंतरिक जगत अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति को ग्रहण करना शुरू कर सकता है। और मेरे ज्वाला जगत का मूल तत्व इस नीले ज्वाला स्वर्ण कमल द्वारा उत्सर्जित दिव्य अग्नि तत्व को अवशोषित करना है। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एक ही मूल के अग्नि तत्व हैं। नीले ज्वाला स्वर्ण कमल को प्राप्त करने की संभावना अन्य विचित्र ज्वालाओं को प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक आसान होनी चाहिए। इसके अलावा एज और फ्लेम गोल्डन लोड्स को इकट्ठा करना स्ट्रेंज फ्लेम को सीधे इकट्ठा करने से भी कहीं अधिक फायदेमंद है। इसका अर्थ है कि यह एज और फ्लेम गोल्डन लोड्स अभी भी विकास के चरण में है और भविष्य में इसके और विकसित होने की संभावना है। शायद इसे पौराणिक कैस गोल्डन लोड्स बनने और ब्रह्मांड की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली रहस्यमय अग्नि कैस स्पिरिट फायर में विकसित होने का अवसर मिले। किंवदंती के अनुसार अराजकता आत्मा की अग्नि एक भयानक विचित्र अग्नि है जो ब्रह्मांड को भी नष्ट करने में सक्षम है, और यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विचित्र अग्नि है। हमें नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल को इकट्ठा करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का नीला ज्वाला वाला स्वर्ण कमल दिव्य अग्नि को जन्म दे सकता है, इसलिए इसमें कई असाधारण गुण होने चाहिए। यह नीला ज्वाला वाला सुनहरा कमल उस नीले जैड पत्थर के चबूतरे पर तैर रहा है, और चबूतरे के चारों ओर लगभग 600 मीटर के दायरे में एक लावा का कुंड है। नीला ज्वाला वाला सुनहरा कमल प्राप्त करने के लिए आपको उस नीले जैड पत्थर के चबूतरे के पास जाना होगा। वांग हाओ गंभीर भाव से समाधान के बारे में सोच रहा था। कुछ क्षण बाद वांग हाओ ने अपने आत्मा साधक क्लोन को लावा कुंड की सतह पर कदम रखते हुए धीरे धीरे कोर्सियान जेड प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने का आदेश दिया। पृथ्वी के केंद्र में स्थित इस लावा कुंड का तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है। भीषण गर्मी के अलावा यहाँ दिव्य अग्नि तत्वों की असाधारण रूप से उच्च सांद्रता भी पाई जाती है। जैसे जैसे कोई नीले जैड चबूतरे के करीब पहुंचता है, दिव्य अग्नि तत्वों की सांद्रता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। जैसे ही आत्मा साधक का क्लोन सियान जेड प्लेटफॉर्म के अंतिम 100 मीटर के पास पहुंचा, नीले ज्वाला स्वर्ण कमल की 9 पंखुड़ियों से अचानक एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, उसने तुरंत एक अद्भुत अग्नि ऊर्जा आक्रमण का रूप धारण किया, जिसने आत्मा साधक के क्लोन पर प्रहार किया और उसे गंभीर रूप से घायल करते हुए पीछे की ओर उड़ा दिया। उसका पूरा विशाल शरीर सैकड़ों मीटर दूर जाकर गुफा की दीवार तोड़कर नीचे गिर गया। सुनहरी रोशनी की चपेट में आने के बाद आत्मा साधक का क्लोन बुरी तरह घायल हो गया और उसकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि इस सुनहरी रोशनी की एक सीमित सीमा है, ये केवल लावा कुंड के भीतर ही प्रभावी होती है। कुंड के किनारे तक पहुंचते ही यह एक अदृश्य दीवार द्वारा अवरुद्ध प्रतीत होती है, इसलिए इसका वांग हाओ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर वांग हाओ को लगा कि यह बात तर्कसंगत भी है और अप्रत्याशित भी। आत्मा साधक के क्लोन के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची, उसका आत्मा शरीर चकनाचूर हो गया और उसने लगभग अपनी आत्मा का सार ही खो दिया। अपनी आत्मा के क्लोन को अलग रखने और उसे ठीक होने के लिए अपनी आत्मा के स्थान में भेजने के बाद वांग हाओ को अन्य तरीके खोजने पड़े। नीले रंग के जेड प्लेटफॉर्म के 100 मीटर के भीतर आने पर सुनहरी रोशनी का हमला शुरू हो जाएगा। ये हमला इतना शक्तिशाली है कि तारकीय स्तर के मध्य चरण के आत्मा साधक के अवतार को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यदि यह सुनहरी रोशनी सीधे मानव शरीर पर पड़ती है तो संभवतः उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एज और फ्लेम गोल्डन लोड्स केवल जीवन के उतार चढ़ाव को ही महसूस कर पाता हो? जेड प्लेटफॉर्म के 100 मीटर के दायरे में आने वाला कोई भी जीवित प्राणी स्वचालित रूप से एक सुनहरी रोशनी का हमला शुरू कर देगा। अगर मैं उस एज और फ्लेम गोल्डन लोड्स को इकट्ठा करने के लिए एक यांत्रिक योद्धा का उपयोग करूं तो क्या होगा? वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं और अचानक उसके दिमाग में आए इस शानदार विचार से वह बेहद खुश हो गया। अपनी सहज प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए वांग हाओ ने तुरंत एक यांत्रिक योद्धा को पुनः प्राप्त कर लिया। स्टॉप अध्याय 798 वांग 1 का प्रमाण। वांग हाओ के आदेश पर यांत्रिक योद्धा वांग यी ने एक सुपर मिश्र धातु की रस्सी लॉन्च की।
इसका एक सिरा दाहिनी भुजा के अंदर लगे एक छोटे मोटर से जुड़ा है और दूसरा सिरा गुफा की छत से जुड़ा है, जो जेड प्लेटफॉर्म के ऊपर 1000 मीटर ऊंची है। अपनी दाहिनी भुजा में लगी शक्तिशाली मोटर की मदद से वांग यी ने सुपर अलॉय रस्सी का उपयोग करते हुए धीरे धीरे हवा में ऊपर की ओर उड़ान भरी। वांग यी के शरीर के मुख्य धातु घटक अमर वंश द्वारा निर्मित एक सुपर मिश्र धातु हैं, जो अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रबल संक्षारण और अन्य प्रकार के घिसाव का सामना कर सकते हैं। वांग यी बड़ी आसानी से आकाश की ओर चढ़ गया और जेड प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचने ही वाला था। 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, आखिरकार 100 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। आगे बढ़ते रहो, हम निश्चित रूप से एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स को पकड़ लेंगे। वांग हाओ का अनुमान सही साबित हुआ। एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स द्वारा छोड़े गए सुनहरे प्रकाश के हमले ने केवल सजीव पदार्थों को निशाना बनाया और वांग यी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो एक यांत्रिक व्यक्ति था। इसी क्षण यांत्रिक योद्धा वांग यी धीरे धीरे जेड प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। सुपर अलॉय रस्सी की सहायता से वांग यी आसानी से जेड प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गया। जैसे ही वांग यी जेड प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा और उससे लगभग 10 मीटर ऊपर था, धीरे धीरे नीचे उतरते हुए अचानक एक तीखी, दांत पीसने वाली खरोंच की आवाज सुनाई दी। चरमराहट टिल्ड चरमराहट। यह आवाज सुनकर वांग हाओ भयभीत हो गया। दूर देखने पर पता चला कि वांग यी की बांह के चारों ओर लिपटी सुपर अलॉय की रस्सी टूट गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च तापमान प्रतिरोध के मामले में यह अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। ये देखकर कि वह लगातार नीचे गिर रहा है, वांग यी के सीधे नीली ज्वाला वाले स्वर्ण कमल में गिरने की पूरी संभावना थी। इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। एक संभावना यह है कि वांग यी सीधे नीली ज्वाला वाले सुनहरे कमल पर गिर जाए और कमल के केंद्र को ढकने वाली नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि से पूरी तरह जलकर राख हो जाए। एक और संभावना यह है कि यह एज्योर फ्लेम ट्रू फायर से जलने से बचने के लिए भाग्यशाली रहा हो, लेकिन फिर भी यह एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स बेस द्वारा उत्सर्जित आश्चर्यजनक रूप से भयानक उच्च तापमान का सामना करने में असमर्थ होगा और जल्द ही पिघलकर पिघली हुई धातु के एक कुंड में बदल जाएगा। अंतिम संभावना यह है कि वह सीधे लावा के कुंड में गिर जाए और लावा की अज्ञात गहराई में समा जाए। किसी भी हालत में वांग हाओ ऐसा नहीं होने देना चाहता। नाजुक क्षण में वांग हाओ ने वांग यी को पीछे हटने का आदेश दिया। वांग यी, जल्दी वापस आओ। उस क्षण वांग यी ने महसूस किया कि वांग हाओ के आदेश में उनके प्रति असीम स्नेह और देखभाल भरी हुई थी। मानो किसी प्रेतबाधित व्यक्ति की तरह वांग यी ने अपना सिर घुमाया और अपनी लाल इलेक्ट्रॉनिक आंखों से वांग हाओ को घूरने लगा। उसी क्षण वांग हाओ ने वांग यी की इलेक्ट्रॉनिक आंखें लगातार चमकती हुई देखीं। चमकने की आवृत्ति बहुत ही अजीब थी, वांग हाओ ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वांग हाओ के दिल में अनायास ही एक अज्ञात सी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्हें मानो पूर्वाभास हो गया था कि कुछ खतरनाक होने वाला है। एक गहरी विद्युत चुंबकीय ध्वनि गूंज उठी। पिताजी, कृपया इस बार वांग यी पर विश्वास कीजिए, मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। यांत्रिक योद्धा ने अचानक एक तीखी, कृत्रिम विद्युत चुंबकीय ध्वनि उत्पन्न की। ध्वनि का स्वर और लय वांग हाओ की ध्वनि से अत्यंत मिलती जुलती थी, लेकिन ये बेहद अपरिपक्व प्रतीत हुई। उस पल वांग हाओ वहीं अवाक खड़ा रह गया। क्या हो रहा है? क्या वह सिर्फ एक श्रवण भ्रम था? क्या वांग यी सचमुच बोल सकता है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि रोबोट बात कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि वांग हाओ की स्मृति में वांग यी ने कभी कोई आवाज नहीं निकाली। वांग हाओ के अवचेतन मन में वांग यी के पास आवाज उत्पन्न करने वाली प्रणाली नहीं थी। ये तो मतिभ्रम ही होगा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वांग यी की हठी पीठ और उसके दिमाग में लगातार कांपती और चमकती हुई इलेक्ट्रॉनिक आंखों को देखकर वांग हाओ के दिमाग में जैसे अचानक बिजली का झटका लगा। अचानक उसके दिमाग से लेकर उसकी सभी मांसपेशियों तक एक तीव्र सुन्नता की अनुभूति फैल गई, जिससे वांग हाओ को एक पल के लिए अविश्वसनीय रूप से गर्मी महसूस हुई और उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कांपने लगीं। वांग हाओ केवल वांग यी की पीठ को निहारता से देखता रह गया। ये यांत्रिक योद्धा, जो लगभग 1 साल से उसका अनुसरण कर रहा था, पहली बार वांग हाओ के आदेशों की अवहेलना कर रहा था। उस क्षण वांग हाओ को ऐसा लगा मानो उसने वांग यी के मस्तिष्क के केंद्र में जो आत्मा की छाप डाली थी, वह अचानक किसी रहस्यमय बल क्षेत्र द्वारा सुरक्षित हो गई हो। उसी क्षण वांग हाओ ने वांग यी पर अपना पूरा नियंत्रण खो दिया। वांग हाओ हक्का बक्का रह गया। इस परिणाम का केवल एक ही तर्कसंगत स्पष्टीकरण है। इसका मतलब है कि वांग यी में आत्म जागरूकता विकसित हो गई है और उसकी कुछ यांत्रिक क्षमताएं जागृत हो रही हैं। इस सुरक्षा कवच के वांग हाओ की आत्मा की छाप को सुरक्षित रखने का कारण रहस्यमय अमर वंश के पास मौजूद एक रहस्यमय क्षमता है। उसी क्षण वांग हाओ को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उसका मूल इरादा वांग यी के अंदर मौजूद रिमोट कंट्रोल्ड बम को जबरदस्ती सक्रिय करना था। यह रिमोट कंट्रोल्ड बम वांग यी के मस्तिष्क के केंद्र के ठीक पास लगाया गया था। एक बार विस्फोट होने पर यह वांग यी के मस्तिष्क के केंद्र को नष्ट कर देगा। अमर होने के बावजूद मस्तिष्क के केंद्र के नष्ट होते ही वांग यी का भी नाश हो जाएगा।
हालांकि वांग हाओ ने इस समय ऐसा नहीं किया। उसे रिमोट कंट्रोल्ड बम का बटन दबाने से रोकने वाली चीजें थीं। वांग यी की टिमटिमाती निगाहों की छवि जो लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी, साथ ही वह श्रवण मतिभ्रम जो उसने अभी अभी सुना था। वांग हाओ चुप हो गया, वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा, चुपचाप वांग यी की पीठ को देखता रहा, हैरान और अनिश्चित कि वह कहाँ है, बस चुपचाप वांग हाओ की पीठ को घूरता रहा। तभी वांग यी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ पर लिपटी सुपर अलॉय की रस्सी को काट दिया। इसके बाद पूरा यांत्रिक शरीर नीचे जेड के चबूतरे पर स्वतंत्र रूप से गिर गया। 10 मीटर की ऊंचाई पर नीचे उतरने के लिए समय बहुत कम होता है। हालांकि वांग यी के पास एक शानदार विचार था। उसने एंटी ग्रेविटी सिस्टम को सक्रिय कर दिया, जिससे अचानक उसकी उतरने की गति धीमी हो गई। मेरा पूरा शरीर पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा था, मानो धीरे से जेड पत्थर के चबूतरे पर उतर रहा हो। यांत्रिक शरीर सीधे ही नीले ज्वाला वाले सुनहरे कमल को चकनाचूर करने वाला था। उसी क्षण वांग यी की यांत्रिक संरचना अचानक बिखर गई और अनगिनत टुकड़ों में बदल गई, जो बारिश की बूंदों की तरह हवा में तैरने लगे। फिर ये बिखरे हुए हिस्से अचानक ट्रांसफॉर्मर्स की तरह मुड़ने लगे, जिससे तरह तरह की जटिल यांत्रिक संरचनाएं बनने लगीं, जो मुड़ती, घूमती और जुड़ती रहीं, और अंत में एक लटका हुआ पुल बन गया। इसे वांग हाओ के पैरों के ठीक सामने जेड प्लेटफॉर्म पर और लावा पूल के किनारे पर स्थापित किया गया था। फिर धातु की कृत्रिम ध्वनि दोबारा गूंज उठी, पिताजी www.zacian.cm, कृपया मेरे शरीर पर कदम रखें और इस नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल को ले लें। इस बार वांग हाओ ने कसम खाकर कहा कि उसे बिल्कुल भी मतिभ्रम नहीं हो रहा था। इसके बजाय मैंने वास्तव में वह आवाज़ सुनी। तो वांग यी सचमुच बात कर सकता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वांग हाओ इतना हैरान था कि उसकी बोलती बंद हो गई। पिताजी, कृपया जल्दी ऊपर आइए। मेरा यांत्रिक शरीर बहुत लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और लंबे समय तक उच्च तापमान सहन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। वांग हाओ होश में आया और तुरंत वांग यी के शरीर से बने झूलते पुल पर कदम रख दिया। इस झूलते पुल को पुल कहा जाता है, लेकिन अधिक सटीक रूप से कहें तो ये लकड़ी के पुल जैसा अधिक है। ये पुल इतना ही चौड़ा है कि दो पैर एक साथ अगल बगल चल सकें। इस पर चलना बेहद स्थिर है, बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि पैरों के संपर्क में आने वाली धातु उत्कृष्ट ताप इंसुलेशन प्रदान करती है और गर्म या लाल होने के कोई संकेत नहीं दिखाती है। स्टॉप। अध्याय 799 सफलतापूर्वक एकत्रित किया गया। वांग यी, क्या तुम्हें अमरकुल से जुड़ी अपनी यादें वापस मिल गई हैं? वांग हाओ झूलते पुल पर चढ़े और तेजी से जेड प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गए। लेकिन मैं खुद से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। पिताजी, मेरी स्मृति निधि का डेटा क्षतिग्रस्त हो गया है और आपके द्वारा मुझे बचाने से पहले की मेरी सारी यादें मिट गई हैं। संक्षिप्त बातचीत से वांग हाओ ने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला कि वांग यी में वास्तव में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता थी। हालांकि इस बदलाव ने वांग हाओ को पूरी तरह से हैरान कर दिया। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वांग यी के इस बदलाव को वांग हाओ से अब तक पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। ये ध्यान देने योग्य है कि वांग यी और अन्य 7 यांत्रिक योद्धाओं के मस्तिष्क के कोर वांग हाओ द्वारा पुनः प्रोग्राम किए जाने के बाद सक्रिय हो गए थे और प्रत्येक मस्तिष्क कोर में वांग हाओ की आत्मा की छाप प्रत्यारोपित की गई थी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो वांग यी के परिवर्तन वांग हाओ की धारणा से पूरी तरह अविभाज्य थे। हालांकि वांग यी द्वारा अभी अभी आत्म जागरूकता प्रदर्शित करने से पहले वांग हाओ को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि मशीन जाति वाकई रहस्य से घिरी हुई है। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने उलझे हुए विचारों को एक तरफ रख दिया और अपना सारा ध्यान अपने सामने लावा के कुंड के केंद्र में स्थित जेड के चबूतरे और धधकती लपटों वाले सुनहरे कमल पर केंद्रित करने लगा। जल्द ही वांग हाओ जेड प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गया, जो केवल 100 मीटर दूर था। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा तो सुनहरी रोशनी का हमला प्रकट होगा। मेरा शरीर निश्चित रूप से उस सुनहरी रोशनी के हमले को सहन नहीं कर पाएगा। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? कुछ पल हिचकिचाने के बाद वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें एक बार फिर सख्त हो गईं। नहीं, मैंने अपने दिल में बसी किसी भी आस्था को कभी नहीं छोड़ा है और यह समय भी इसका अपवाद नहीं है। वांग हाओ ने मन बना लिया और फोर्स शील्ड को सक्रिय कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से वांग हाओ ने कवच की 3 परतें पहन लीं और एक साथ 3 शील्ड सक्रिय कर दीं। 3 परतों के कवच और एक फोर्स शील्ड के बावजूद वांग हाओ को 4 परतों की सुरक्षा के बाद भी चैन नहीं मिला। फिर उसने ट्रू ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय किया, जिससे उसका पूरा शरीर कठोर शल्कों से ढक गया, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। जो होना है वो होकर रहेगा। चलो मिलकर इसका सामना करते हैं। वांग हाओ ने दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाया। गड़गड़ाहट। अचानक वांग हाओ को पूरे अंतरिक्ष में एक जोरदार कंपन महसूस हुआ और एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी ने लगभग उसकी आंखों को चौंधिया दिया। आंखें बंद करने के बाद वांग हाओ ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर एक भयानक गर्म धारा से घिर गया है।
हवा का प्रवाह अत्यंत गर्म था, जिससे 3 परतों वाले कवच की सबसे बाहरी परत तुरंत पिघल गई और कवच की शेष 2 परतें भी पल भर में लोहे की तरह लाल भूरी हो गईं। 3 परतों वाला कवच इतना नाजुक था कि आसानी से टूट गया और फोर्स शील्ड भी बेहद कमजोर थी, जो इस सुनहरी रोशनी के शक्तिशाली हमले का सामना करने में असमर्थ थी। क्लिक करें टिल्ड। इसके जवाब में उसके शरीर पर कवच की आखिरी 2 परतें भी ढह गईं और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। अंत में उसके शरीर पर केवल गहरे सुनहरे रंग के अजगर के शल्क ही बचे रहे, जो सीधे हवा के संपर्क में थे। हालांकि ये शल्क भी इस सुनहरी रोशनी के आक्रमण को सहन नहीं कर सके। अचानक वांग हाओ के पूरे शरीर पर मौजूद अजगर की खालों में दरारें पड़ने लगीं और फिर वे खालें फटकर वांग हाओ की त्वचा से गिरने लगीं। कुछ ही देर में वांग हाओ का शरीर अनगिनत घावों से भर गया, जो एक भयावह दृश्य था। उसके शरीर पर जगह जगह लगे अनगिनत घावों से खून बहने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी अभी खून के तालाब से निकाला गया हो। इस समय तक वांग हाओ सुनहरी रोशनी के हमलों की पहली लहर से बच चुका था, जो उसे 3 सेकंड के भीतर मार सकती थी। ठीक उसी समय सुनहरी रोशनी का हमला रुक गया। एक शानदार अवसर। वांग हाओ बेहद खुश हुआ और अपनी चोटों की परवाह किए बिना 100 मीटर दूर स्थित जेड प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। उस क्षण वांग हाओ ने अपनी लगभग सारी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीमाओं से कहीं अधिक गति से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वांग हाओ 100 मीटर की दूरी तय करके जेड प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। गड़गड़ाहट टिल्ड। इसी क्षण सुनहरी रोशनी के आक्रमण गठन के सक्रिय होने के संकेत फिर से सुनाई दिए। बाकी सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए जैसे ही वांग हाओ ने एक हाथ से जेड प्लेटफॉर्म को छुआ, उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एजियोर ड्रैगन स्पेस से संवाद स्थापित किया और पूरे जेड प्लेटफॉर्म और एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स को एक साथ एजियोर ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित कर दिया। वांग हाओ द्वारा जेड प्लेटफॉर्म और नीली ज्वालाओं वाले सुनहरे कमल को हटाने के तुरंत बाद पूरे लावा कुंड से अचानक एक भयानक आघात तरंग उत्पन्न हो गई। पूरा स्थान एक भयानक गर्म आभा से भरा हुआ था। लावा के कुंड की सतह तेजी से ऊपर उठने लगी, मानो किसी ज्वालामुखी के फटने का संकेत हो। पूरी जमीन बुरी तरह कांपने लगी और चट्टानें एक के बाद एक गिरने लगीं। ये जगह गिरने ही वाली है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वांग हाओ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह घबराकर लावा के कुंड के किनारे की ओर दौड़ने लगा। ऊपर से विशाल चट्टानें लगातार गिरती रहीं, जो लावा के कुंड में गिरकर भारी मात्रा में मैग्मा को हिला रही थीं। इस समय तट तक अभी भी लगभग 300 मीटर की दूरी बाकी थी। वांग हाओ बेतहाशा दौड़ रहा था, उसके पास किसी और चीज की परवाह करने का समय ही नहीं था। इस समय वांग यी के शरीर का अधिकांश हिस्सा, जो पुल को सहारा दे रहा था, लावा में समा चुका था। पिताजी भागिए, मैं सिर्फ 3 सेकंड और ही टिक सकती हूँ। वांग यी के मुंह से जैसे ही कर्कश आवाज निकली, उसका पूरा सिर धधकते लावा के कुंड में पूरी तरह डूब गया। वांग हाओ खून से लथपथ था, लगातार छिटकते गर्म लावा से उसकी त्वचा झुलस गई थी और उसके शरीर से जलने की तेज गंध आ रही थी। पलक झपकते ही वांग हाओ आखिरकार लावा कुंड के किनारे पर पहुंच गया। वांग यी, जल्दी से किनारे पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। वांग हाओ ने मुड़कर वांग यी को आदेश दिया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। वांग यी के यांत्रिक शरीर से निर्मित साधारण सस्पेंशन ब्रिज धीरे धीरे लावा के कुंड में डूबने लगा और पलक झपकते ही उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देने लगा। वांग यी, क्या आप अभी भी मेरे ऑर्डर ले सकते हैं? मुझे अभी जवाब दीजिए, वांग हाओ ने उन्माद में चिल्लाया, लेकिन वह वांग यी का जवाब नहीं सुन पा रहा था। उस क्षण वांग हाओ को एक असहनीय दुख का अनुभव हुआ, जैसे किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को खोने पर होता है, जो उसके दिल में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। वांग हाओ की निगाह अंततः लावा के कुंड की सतह पर टिक गई। लावा के कुंड के केंद्र में प्रकाश को प्रतिबिंबित करता हुआ धातु का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो यांत्रिक योद्धा की खोपड़ी के एक हिस्से जैसा प्रतीत होता था। क्या ये वांग यी की खोपड़ी है? वांग हाओ के दिल में अचानक आशा की एक किरण जगी। एक पल में वांग हाओ ने फैसला किया। एक साथ 5000 उड़ने वाले चाकू छोड़े गए, जो एक विशाल पंजे में बदल गए और लावा के कुंड में घुस गए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वांग हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उड़ते हुए चाकू द्वारा निर्मित विशाल हाथ को महसूस किया, जिसने एक धातु की वस्तु को पकड़ लिया। वांग हाओ ने तुरंत उसे लावा के कुंड से बाहर निकाल लिया। लावा का कुंड अत्यंत गर्म है और इसका संक्षारक प्रभाव बहुत तीव्र है। जैसे ही सोने का उड़ने वाला चाकू इसके संपर्क में आता है, वह पिघल जाता है। हालांकि बड़ी संख्या में फेंके जाने वाले चाकुओं को एक साथ पास पास रखे जाने के कारण सोने के चाकुओं की बाहरी परत धीरे धीरे खराब हो गई, जबकि सोने के चाकुओं की भीतरी परत कुछ समय तक इस क्षरण को झेलने में सक्षम रही। उस थोड़े से समय में उड़ते हुए चाकू से बने विशाल हाथ ने अंततः लावा के कुंड से सारी सामग्री बाहर निकाल ली। यह एक क्षतिग्रस्त, पहचान से परे यांत्रिक ढांचा था, जिसमें केवल धातु की खोपड़ी ही अपेक्षाकृत सही सलामत बची थी। हालांकि वह भी जंग खाकर कई बड़े छेदों से भरी हुई थी, जिससे मस्तिष्क का आंतरिक भाग दिखाई दे रहा था।
बाकी यांत्रिक संरचना जंग खाकर और पिघलकर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसे पहचानना असंभव था। वांग यी के अवशेष प्राप्त करने के बाद वांग हाओ ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके जांच शुरू की और पता लगाया। वांग यी का मस्तिष्क कोर सौभाग्यवश क्षरण से बच गया, लेकिन उसका पूरा यांत्रिक शरीर और संरचना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पूर्ण मरम्मत की संभावना नहीं है। स्टॉप्ड।